एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम कोई भी दशा सर देखते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आवाज ठीक है। चलो, अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने कारकास बताए थे, वो थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। मगर जो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दशाएं हम पढ़ लेते हैं, और दशाओं के अंदर जो बहुत जाल जो बुना हुआ है, तो जो जाल बुना हुआ है उसमें सबसे पहला जो जाल आता है, कोई भी प्लेनेट हम देखते हैं राजयोग फॉर्म कर रहा है। प्लेनेट आपका अति योग कारक है, प्लेनेट दशा आई और बर्बाद कर गई, बर्बाद कर गई राजयोग कारक की। हालांकि राजयोग कारक उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, मगर नॉर्मल जो प्लेनेट होते हैं, चाहे आपका वो पंच महापुरुष राजयोग बना रहा हो, किसी भी तरीके का राजयोग बना रहा हो, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई इसकी दशा आएगी तो फिर ये हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव करेगी। मगर एक सिंपल सा नियम है, आपकी कुंडली का कोई भी एफ्लिक्टेड प्लेनेट कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। सिंपल लॉजिक है, वो चाहे जो मर्जी हो। आपका यदि लग्न लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आपका कोई सा भी प्लेनेट अफ्लिक्टेड हो गया, इवन आपका अति योग कारक प्लेनेट भी अफ्लिक्टेड है, तो वो रिजल्ट नहीं दे सकता। एफ्लिक्शन का मतलब आपने किसी बंदे को जेल में डाल दिया है, या किसी बहुत खराब कंडीशन के अंदर किसी को डाल दिया गया है। अब वो रिजल्ट कैसे देगा? आपका कोई भी प्लेयर है, टीम का बेस्ट प्लेयर है, अब उसकी टांग टूट गई, क्रिकेट खेल रहे हैं, अब टांग टूट गई तो रिजल्ट कैसे देगा? दे ही नहीं सकता वो, क्योंकि एफ्लिक्शन का मतलब क्या है? पीड़ित होना। तो पहले एफ्लिक्शन का मतलब समझे मेंटली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ्लिक्शन। आप बहुत बड़े योद्धा हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर हैं, मगर आपके हाथ पैर टूटे हुए हैं, दांत टूटे हुए हैं, और आपको उसके रिंग के अंदर डाल दिया जाए तो पिटकर आने के अलावा कुछ नहीं करोगे। आप अपने कंट्री की भी बदनामी करोगे, लड़ ही नहीं पाओगे। तो जो एफ्लिक्टेड प्लेनेट होता है वो पीड़ित होता है, मान के चलें, उसको हिंदी में वर्ड है वो ज़्यादा बेटर है, पीड़ित। अब वो पीड़ित है तो जब भी आप दशा अंतरदशा देख रहे हैं, प्लेनेट पीड़ित हो गया तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपको वो खराब ही रिजल्ट देगा। और योग कारक है, उसको एक थोड़ी सी आप स्पेसिलिटी ये दे सकते हो कि वो खराब नहीं देगा, मगर वो रिजल्ट जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हम क्या करते हैं, अपनी कुंडली को देखकर खुश होते हैं, उसके अंदर राजयोग देखकर बड़ा खुश होते हैं लोग। ये योग कारक है, ये फलाना कारक है, ये राजयोग बना रहा है, वो राजयोग बना रहा है, मगर एक भी राजयोग आपका कभी भी किसी की भी लाइफ में कोई राजयोग वो रिजल्ट नहीं आते उसके। राजयोग के रिजल्ट तब माने जाते हैं कि आपको जिंदगी के अंदर वो परिवर्तित कर दे पूरी तरह। आपके फादर एक बहुत बड़े ऑफिसर है, आप ऑफिसर बन गए, कौन सी बड़ी बात हो गई? राजयोग कहां हुआ? राजयोग तो नहीं हुआ ना। राजयोग तो तब हुआ कि आप बिल्कुल कहीं ग्राउंड से उठकर और आप बिल्कुल स्काई के अंदर पहुंच जाते हो, अप जाते हो, वो राजयोग है। और खराब योग वो होते हैं जो कि आप बहुत हायर पोजीशन से बिल्कुल नीचे की पोजीशन पर चले जाओ, वो खराब योग होते हैं। तो अक्सर हम जिन्हें राजयोग मान के चलते हैं कि ये राजयोग के फल मिल रहे हैं, वो एक्चुअली राजयोग के फल नहीं मिलते। एक इंसान जीता है तो उसकी जिंदगी के अंदर कम और ज्यादा होकर सारी घटनाएं घटित तो 100% होंगी। अब राजयोग आप तब मानो जब हम कहते हैं योग कारक की दशा आ गई, इसने मेरी जिंदगी बना दी। अब जिंदगी क्या बना दी, उसको आप कंपेरेटिवली केवल एनालिसिस कर रहे हो अपने बेसिस पे कि मेरा पुराना समय तो ऐसा था, अब ये समय थोड़ा मेरा ठीक आया है। वो नहीं है। राजयोग में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जिसको कहते हैं ना आमूल चूल परिवर्तन होगा लाइफ के अंदर, उसको हम राजयोग का पीरियड बोलते हैं। तो अब क्या है कि प्लेनेट की जब दशाएं होती हैं तो दशाओं के अंदर दशाएं देखने के बहुत सारे तरीके हैं। लघु पाराशरी देखते हैं अधिकतर लोग, तो मेरा बिलीव नहीं है कि लघु पाराशरी काम करती है। तो दशाएं, जो मेरी दशाएं जिन्होंने पढ़ी होंगी उनको मैंने बताया है दशाएं किस तरीके से लगाई जाती हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है दशाओं का जो एक्चुअल में लगता है। पर एनीवे, मगर उसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपका प्लेनेट की हमें डिग्निटी चेक करनी जरूरी होती है। यदि कोई भी प्लेनेट एफ्लिक्टेड है कुंडली के अंदर, उसकी दशा या अंतरदशा आपकी आएगी तो वो आपको खराब ही रिजल्ट देगा। कई बार हम मानते हैं कि ये कमजोर रिजल्ट देगा, कई बार हम क्या कहते हैं, कमजोर रिजल्ट देगा। अब कमजोर क्या होता है?
कमजोर रिजल्ट देना भी खराब रिजल्ट देना ही है। जो कहते हैं ना वीक हो गया है तो कमजोर रिजल्ट दे रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं ये तो कमजोर ही दे रहा है। कमजोर का मतलब होता है रिजल्ट नहीं देना, आपको बर्बाद कर देगा। आपके फोर्थ लॉर्ड की दशा होगी और फोर्थ हाउस के उसने रिजल्ट नहीं दिए तो आप क्या सोचोगे रिजल्ट नहीं देना क्या है? अक्सर लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं तो दे रहा है, बुरे थोड़ी दे रहा है। नहीं देना भी बुरा ही देना है। आपको चौथे भाव के रिजल्ट नहीं मिले तो आपकी मदर से रिलेटेड कोई भी चीजें आपकी लाइफ के अंदर एक्सप्लोर नहीं होंगी, घर के अंदर हैप्पीनेस नहीं आएगी, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगी यदि फोर्थ हाउस के रिजल्ट नहीं मिले तो। अब ये चीजें नहीं मिली, आपका जिंदगी भर यदि मकान नहीं बना तो आप क्या सेटिस्फाई हो सकते हैं? आपका फिफ्थ हाउस कितना ही अच्छा हो, आपका सेवंथ हाउस कितना ही अच्छा हो, आपका सेकंड हाउस कितना ही अच्छा हो, आपका 10th हाउस कितना ही अच्छा हो, मगर यदि आपका फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपके घर के अंदर हैप्पीनेस नहीं है, कष्ट भी नहीं है मगर हैप्पीनेस भी नहीं है, दो स्थितियां ना। कष्ट नहीं होने का मतलब ये थोड़ी होता है हैप्पीनेस होना, और हैप्पीनेस नहीं है वो अपने आप में एक कष्ट है, मान के चलो। तो हमें क्या होता है कि इस चीज को एनालाइज करना है। कभी भी मत सोचो ये तो न्यूट्रल है दशा, न्यूट्रल कोई दशा नहीं होती। न्यूट्रल का मतलब यह है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपके जन्म के समय एक न्यूट्रल दशा आ गई 20 साल की उम्र में शुक्र की, तो आपकी तो जिंदगी खत्म कर जाएगी, वो 40 साल के आप हो जाओगे और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। साउंड का मैसेज मत करो बार बार, ठीक है साउंड। अब रीलॉग इन कर लीजिए प्लीज, जिसको भी साउंड नहीं आ रही है वो फिर से रीलॉग इन कर लें। साउंड ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं ये इसलिए भूमिका बना रहा हूं कि आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी भी प्लेनेट की दशा देखते हो तो लॉर्डशिप वगैरह बाद में देखिए, लॉर्डशिप देखने की जरूरत नहीं है। लॉर्डशिप का कोई रोल नहीं होता है दशा में कि आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो अच्छे रिजल्ट देगा बुरे रिजल्ट देगा, ये अपने आप में बहुत गलत कंसेप्ट है। सारे लॉर्ड अच्छे रिजल्ट देते हैं, सारे लॉर्ड ही खराब रिजल्ट देते हैं, मगर अच्छे और खराब रिजल्ट कब देंगे? आपका कुंडली के सभी 12 भाव के स्वामियों की दशा जिसकी भी आएगी वो आपको अच्छे बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट देगा। तो पहले लागू पाराशरी जहां पर पढ़ाई जाती है ज्यादातर इंस्टीट्यूट में, तो वो इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो 9th लॉर्ड है, ये तो लग्न लॉर्ड है, अच्छे रिजल्ट देगा। ये अपने आप में बिल्कुल 100% मिसकंसेप्शन है। 10th लॉर्ड है, अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है, या लग्न लॉर्ड है आपका एक्सोल्टेड प्लेनेट है, अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं। अब क्या करना है हमें कि केवल लॉर्ड से ये पता चलेगा किन भावों के रिजल्ट देगा, दैट्स ऑल, किन भावों के देगा। अब हर भाव के अच्छे रिजल्ट होते हैं, आपके छठे भाव के अच्छे भी रिजल्ट होते हैं और छठे भाव के आपके खराब भी रिजल्ट देते हैं। तो 6 लॉर्ड की दशा आएगी तो आप क्या होगे, बर्बाद हो गए? नहीं, 6 लॉर्ड दोनों तरीके के रिजल्ट देगा। अब 6 लॉर्ड यदि आपका वीक है, समझिए अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड का मतलब वो खराब रिजल्ट देगा। अब 6 लॉर्ड के खराब रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? खराब रिजल्ट के मतलब आपके पास वो उधार देगा पूरी तरीके से। खराब रिजल्ट तो वही मिलेंगे ना, आपको कोई कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं होने देगा, आपको डिस्प्यूट में डाल के रखेगा, आपके ऊपर सभी तरीके की कोई लीगल केसेस हो जाएंगे। 6 लॉर्ड की खराब दशा का मतलब यह है, खराब वाला शत्रु दे देगा। एफ्लिक्टेड है तो पीड़ित होना चाहिए, कंडीशन यह है, वो पीड़ित नहीं है तो 6 लॉर्ड क्या करने वाला है? 6 लॉर्ड आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलवाएगा, बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी बना देगा, आपको बहुत अच्छी नौकरी दिलवाएगा यदि पीड़ित नहीं है। और पीड़ित हो तो क्या है, कैसी नौकरी दिलवाएगा? ठेले पे आपको, गोलगप्पे के ठेले पे कप प्लेट धोने के लिए लगा देगा। 6 लॉर्ड पीड़ित है, नौकरी तो दिलवाई ना, मगर कैसी नौकरी दिलवाई? पीड़ित है तो उसने आपको पीड़ित वे में नौकरी दिलवाई है। तो सबसे पहले तो किसी भी लॉर्ड का कोई ये मत मान के चलिए कि 8th लॉर्ड की दशा है तो आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। कहते हैं ना मेरी तो 8th लॉर्ड की दशा है, एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीख गया मैं, केतु की दशा है इसलिए सीख गया, जुपिटर की दशा है, सब तुक्केबाजी है। किसी की भी दशा में कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपको क्या है कि सबसे पहला माइंड के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि कोई भी भाव खराब नहीं है अपने आप में, मतलब जिसकी दशा है उसके लिए खराब नहीं है, वो औरों के लिए है। कि 6 लॉर्ड की दशा आई तो वो छठे भाव के आपको रिजल्ट देगा। तो छठे भाव के रिजल्ट में बीमारी होती है नो डाउट, मगर छठे भाव के सारे रिजल्ट खराब नहीं होते। ऐसा नहीं मान के चलना कि 6th हाउस की दशा होगी तो हम बर्बादी हो जाएंगे, 8th हाउस की दशा होगी तो हम बर्बादी हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक पर्सन की 8th हाउस की दशा शुरू हुई तो उसके लिए प्रेडिक्शन दिया गया कि भाई तुम्हारे को बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। तो ये कमाल की बात है, 8th लॉर्ड की दशा में कोई कहेगा तुम्हारे को बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है? कोई भी नहीं कहेगा।
अब पैसा कैसे मिलने वाला है? उसके फादर की डेथ हो गई, फादर करोड़पति थे, सारा पैसा उसके नाम आ गया। तो एट्थ लॉर्ड ने दोनों काम किए ना। एट्थ लॉर्ड क्या है? आपको अननोन कष्ट देगा, फियर देगा, परेशानियां देगा, सडननेस देगा, मगर इनहेरिटेंस भी तो एट्थ लॉर्ड ही देगा। अब उसने दोनों काम कर दिए। एट्थ लॉर्ड की दशा के अंदर उसके फादर की डेथ हो गई, और फादर की डेथ हुई तो उसको जो भी फादर की प्रॉपर्टीज थी वो सब उसी को डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसको बहुत रिश्ते फादर, तो बहुत बड़ा पैसा मिल गया। पहले वो कष्ट में था, उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो दोनों तरीके के रिजल्ट मिल गए। देखिए सिक्स्थ लॉर्ड की दशा है। देखिए सिक्स्थ लॉर्ड क्या करता है? आपका एनिमिटी को शो करता है। अच्छा, सिक्स लॉर्ड एनिमिटी को शो करता है, शत्रु। सिक्स लॉर्ड आपका मजबूत है तो क्या करेगा? वो आपको तगड़ा शत्रु दे देगा। उसकी दशा ही सिक्स लॉर्ड यदि वो है तो आपको जबरदस्त शत्रु दे देगा, मगर साथ ही साथ आपका क्या करेगा? आपको कंपटीशन में सक्सेस भी दिलवा देगा, लीगल केसेस में भी आपको सक्सेस दिलवा देगा। वो वहां पर लीगलिटी में फंसाएगा मगर निकाल भी देगा। तो इसी तरीके से हमें मानकर चलना है। तो रिजल्ट आपको कब खराब मिलेंगे उसका मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं, जिसको हम बोलेंगे एफ्लिक्शन और डिग्निटी। चार जो कंसेप्ट है, आपको जब भी किसी भी प्लेनेट के रिजल्ट देखने हैं तो सबसे पहले ये देखना है, लॉर्डशिप वगैरह तो ये डिसाइड करती है कहां के रिजल्ट मिलेंगे। लॉर्डशिप केवल क्या डिसाइड करती है? कहां के रिजल्ट मिलेंगे, उसमें आप लॉर्डशिप के बेसिस पर डिसाइड कर लीजिए। मगर कैसे मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर के दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट तो यह है कि उस प्लेनेट की डिग्निटी क्या है। यदि वो एफ्लिक्टेड है तो 100% एफ्लिक्टेड प्लेनेट आपको खराब ही रिजल्ट देंगे। फिर दूसरी बात आती है स्ट्रेंथ की। तो पहला तो यही कंफ्यूजन होता है, लोग एफ्लिक्शन को और स्ट्रेंथ को मिक्स कर देते हैं। दूसरी बात, पहली बात आती है आपको देखना है वो पीड़ित है, न्यूट्रल है या अच्छा है। तीन स्थिति हो सकती है प्लेनेट की, एफ्लिक्टेड, पार्शियली एफ्लिक्टेड और नॉट एफ्लिक्टेड या इन गुड कंडीशन। दूसरी होती है उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या है? ताकत कितनी है उसके अंदर रिजल्ट देने की, ये स्ट्रेंथ बताएगी। एफ्लिक्टेड का मतलब खराब देगा, मगर कितने खराब देगा? खराब की भी तो लिमिट होती है ना, कि बंदे का एक्सीडेंट करा दिया, पता लगा कि नाखून टूट के रह गया, एक्सीडेंट कराया, कहीं हल्की फुल्की चोट लग गई, उठ के खड़ा हो गया। एक्सीडेंट तो हो गया मगर उठ के खड़ा हो गया, दूसरे को सीवियरली उसने डैमेज कर दिया। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट है, वो डिपेंड करेगा वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ निकालने के मल्टीपल वेज है। शटबल यूज करना है आपने, और कोई तरीका यूज नहीं करना। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एक्सोल्टेशन देख रहे हैं, कुछ भी किसी चक्कर में ही नहीं पड़ना। हम क्यों देखें एक्सोल्टेशन? शटबल जब दे रखा है निकालने के लिए तो आप शटबल देखिए, मगर शटबल देखना आना चाहिए। जो शटबल में बली है उसे बली मानेंगे हम ना। हमने एक्सोल्टेशन देखना, ना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखनी, ना हमने कुछ और देखना। जो प्लेनेट शटबल में स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है, बस इतना सा पकड़ लो। अब स्ट्रॉन्ग का क्या काम है? राहु केतु की स्ट्रेंथ देखने की जरूरत नहीं है, राहु केतु का अलग से बताऊंगा मैं। कि आपका शटबल का क्या है, कि आप शटबल को देख लीजिए कि प्लेनेट का शटबल क्या है। अब शटबल आपको यह निर्धारित करके दे देगा कि इसकी कितनी ताकत है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कंट्री के, पागल आदमी है तो देश को खराब कर देगा, अच्छा आदमी है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कितने अच्छे देगा? बहुत इंटेलिजेंट है, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, बड़ा इकोनॉमिस्ट है, मगर उसके अंदर ताकत ही नहीं है तो वो क्या करेगा? 10 साल ऐसे ही बिगाड़ देगा, कंट्री को भी पीछे ले जाएगा, खुद की इमेज भी खराब कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है। तो आपको कितने, वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है वो वही व्यक्ति, यदि उसके अंदर स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, मॉरल ताकत नहीं है, पॉलिटिकल ताकत नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठकर भी सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीक है। और एक व्यक्ति जिसके अंदर ताकत है वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, उसमें डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए। जैसे हम लोग भी होते हैं, यदि जो स्ट्रांग होता है, आप देखते हो ऑफिसों के अंदर कोई एक ऐसा बिल्कुल चेंज करने वाला कोई व्यक्ति आ जाता है तो सब कांपने लग जाते हैं, वो रिमार्केबल चेंजेस कर देता है। तो आपका जो प्लेनेट है एफ्लिक्टेड है वो खराब रिजल्ट देगा, न्यूट्रल है वो रिजल्ट नहीं देगा, और जो अच्छी कंडीशन में वो अच्छे रिजल्ट देगा। ये तो एक पार्ट हुआ। अब कितने खराब देगा वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। यदि वो स्ट्रोंगर है तो वो बहुत खराब देगा। मतलब एफ्लिक्टेड प्लेनेट का स्ट्रोंगर होना समझ लो आपका काम खराब करेगा, और एफ्लिक्टेड प्लेनेट यदि वीक हो गया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एफ्लिक्टेड प्लेनेट
आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, पहली बात तो ये कितने, और खराब देगा तो खराब किस बात पे डिपेंड करेंगे, वेदर शेड्यूल में वो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत खराब देगा, शेड्यूल में वीक है तो खराब नहीं देगा। तो ऐसा माना जाता है जो प्लेनेट आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है उसका वीक होना अच्छा होता है, और जो प्लेनेट आपका अच्छा है, अफ्लिक्टेड नहीं है, बेटर कंडीशन में, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, उसका स्ट्रॉन्ग होना, शेड्यूल ज्यादा होना बेटर माना जाएगा। यह सिंपल सा नियम है, इसके अलावा आपको कोई लघु पाराशरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन भी आप पढ़ते रहिए, आप जिंदगी में भी दशा नहीं सीख सकते। दशा सीखने का सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि आपका, हम रिजल्ट देखते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजर का और कोई काम नहीं होता, दशा एनालिसिस करने का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में और हम कुछ भी नहीं कर सकते, टाइमिंग ऑफ इवेंट हम करते हैं, और ये पर्टिकुलर दशा कैसी जाएगी, अंतर दशा कैसी जाएगी, कोई व्यक्ति आएगा हमारे पास तकलीफ लेकर आएगा या एंजॉयमेंट वाला तो कोई आएगा नहीं, खैर एस्ट्रोलॉजर्स को मानते ही नहीं है, जो मौज कर रहे होते हैं मानते वही हैं, जिनको कुछ ना कुछ परेशानी होगी तो वो लेके आएगा, जी मेरे साथ तो ये दिक्कत हो रही है, पिछले 10 साल से हो रही है, 12 साल से हो रही है, अब आपको दशा एनालिसिस करना आएगा। लास्ट सेंटेंस कौन सा बोला था, हाँ कोई बात नहीं। तो जैसे वो आपके पास आएगा तो आपके पास ये लेके आएगा कि मैं 5 साल से बड़ा परेशान हूँ, अब 5 साल से परेशान हूँ तो बताइए मेरा क्या होगा, तब आप क्या करोगे, आप देखोगे, आपको दशा एनालिसिस करना आता है कि भाई ये इस वजह से आप, ये व्यक्ति परेशान है और इसकी ये दशा बदलने वाली है। अब दशा बदलने वाली है और तो आप बता दोगे कि वो भी खराबी आने वाली है, तो कहेगा भैया अभी और रगड़ना पड़ेगा आपको, परेशानियां अभी और हैं आपकी जिंदगी में आगे। मगर यदि अच्छी दशा आने वाली है तो कह दीजिए बस सवेरा होने वाला है। इन जनरल दशाओं का सिंपल नियम है, लगातार कोई दशा, 2 दशा आपकी खराब नहीं हो सकती यदि प्लेनेट अफ्लिक्टेड ना हो। तो अफ्लिक्टेड है तो 2 भी खराब हो सकती हैं, लगातार 3 भी खराब हो सकती हैं, मगर यदि प्लेनेट अफ्लिक्टेड नहीं है, आपकी करंट दशा खराब चल रही है, तो आपको कोई ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं है, आने वाली दशा अच्छी होगी, हर हाल में अच्छी होगी, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होगा। अभी अच्छी दशा चल रही है तो नेक्स्ट दशा आपकी 100% खराब ही होगी। वो कभी भी 2 लगातार दशाएं ठीक नहीं हो सकती, वो केवल ठीक होती हैं इन द केस ऑफ एक्सचेंज। जब प्लेनेट का एक्सचेंज हो, जुपिटर और आपका सैटर्न का एक्सचेंज है किसी व्यक्ति का, तो जुपिटर और सैटर्न की दशाएं लगातार आती हैं, उसकी कुंडली में दोनों आपके एफ्लिक्टेड, दोनों कोई भी नहीं है। नहीं, राहु केतु की दृष्टि नहीं मानते, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं मानते, और राहु केतु का मैं बताऊंगा, राहु केतु का ज्यादा कुछ भी नहीं मानेंगे, अभी बता दूंगा मैं। तो अभी चलो, मैंने तो दशा तो खैर इतनी जल्दी नहीं पढ़ाई जा सकती, मैं तो एक अंदाजे से आपको जस्ट बता दिया है। अभी मेरा आज का जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए हैं। मेन है हाउ टू चेक द एफ्लिक्शन। तो एफ्लिक्शन के कई सारे क्राइटेरिया हैं, एफ्लिक्शन के बारे में कोई एक राय भी नहीं है किस चीज को हम एफ्लिक्टेड मानेंगे। तो इनके मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट, आप जो मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या पढ़ाया हुआ है आपको, मैंने प्लेनेटरी वॉर पढ़ाया था। तो प्लेनेटरी वॉर के बारे में आपने क्या जाना कि आप जो लोग प्लेनेटरी वॉर मानते हो वो होती ही नहीं है। प्लेनेटरी वॉर नंबर 1 वो नहीं होती। कौन सी होती है? जो मैंने बताई थी, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड से प्लेनेटरी वॉर नहीं देखते। प्लेनेटरी वॉर किससे देखते हैं? लैटिट्यूड भी आपका विदिन 1 डिग्री होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी ए प्लेनेटरी वॉर। जो लॉन्गिट्यूड से देखते हैं कम डिग्री का जीत जाता है, ज्यादा डिग्री का जीत जाता है, नहीं। लॉन्गिट्यूड के बेस पर प्लेनेटरी वॉर नहीं होती। और प्लेनेटरी जब वॉर होती है तो उसके सभी सिग्निफिकेशंस खत्म नहीं होते। हम जो प्लेनेटरी वॉर में हारते हैं तो हम क्या कह देते हैं, ये तो हार गया जी, अब हो गया खेल खत्म। नहीं, 2 लोगों में लड़ाई किसी चीज के लिए होती है। प्लेनेटरी वॉर का मतलब क्या है? 2 प्लेनेट लड़ेंगे। अब लड़ेंगे क्यों? सब कुछ छीनने के लिए थोड़ी लड़ेंगे। मूवी में हीरो लड़ते हैं, 2 हीरोइन के लिए लड़ते हैं। ये हीरोइन मेरी, दूसरा कहेगा नहीं मेरी। इसलिए नहीं लड़ते कि उसके पिताजी मेरे हैं, इसलिए नहीं लड़ते कि उसका मकान मेरा है, उसकी दुकान मेरी है। या मकान दुकान के लिए लड़ सकते हैं। 2 गुंडे लड़ रहे हैं विलेन आपस में, तो वो कहेगा भाई ये एरिया मेरा, उसको उसकी बीवी से कोई नहीं मतलब है, बच्चों से कोई नहीं मतलब है। तो जब भी 2 प्लेनेट लड़ते हैं तो वो 2 प्लेनेट आपके एक पर्टिकुलर चीज के लिए लड़ते हैं। वो आपको देखना है किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए आप मेरा प्लेनेटरी वॉर का वीडियो देख लेना, काफी पूरी एक क्लास ली थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था।
तो केवल वो पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन सफर करेगा बस। बाकी प्लेनेटरी वॉर में हम जैसे कह देते ना, ये तो प्लेनेटरी वॉर में हार गया और इसका तो काम ही खत्म हो गया, वो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। ठीक है, तो प्लेनेटरी वॉर में मगर एफ्लिक्शन होता है, आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। कंबशन का कंसेप्ट है, उसमें प्लेनेट क्या हो जाता है, आपका वीक हो जाता है। कंबशन में भी क्या करते हैं, अक्सर अलग अलग थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज है ना। देखो वॉइस नहीं आ रही ये वॉइस का क्या वो हो रहा है सिस्टम, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही। ऐसा आज ही हो रहा है क्योंकि वॉइस तो अक्सर आती है। बाकी चलो देखो, कुछ लोगों को आ रही है तो उसका मेरे पे कोई अल्टरनेट तो है नहीं। आप लोग एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें आपको वॉइस मिल जाएगी जिसको नहीं आ रही तो। ठीक है ना, एक बार और देख लेना इसको, वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उसको देख लेना। तो वॉइस वाला हम टॉपिक हटा देते हैं। हाँ, इसको वॉइस वाला छोड़ दो, अब नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आउट ऑफ टॉपिक, वो थोड़ा मेरा फ्लो खत्म हो जाएगा। सुनिए, तो प्लेनेटरी वॉर का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, मृत्यु भाग का मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। ठीक है, कि मृत्यु भाग होता है, तो मृत्यु भाग का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। तो मृत्यु भाग में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई कोई भी प्लेनेट होता है मृत्यु भाग में, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके जो लिविंग सिग्निफिकेशंस के केस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लिविंग सिग्निफिकेशंस में। और 6 से 12th लॉर्ड यदि मृत्यु भाग में होते हैं तो उसको हम थोड़ा बेटर मानते हैं। खैर उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो क्लास मेरी, इसके अंदर एक वैदिक ज्योतिष डाउट क्लास है, उसको आप देख लेना सारे लोग, ये सभी उसका पार्ट है। हाँ, कंबशन के बारे में मैं बता रहा था। तो कंबशन के बारे में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी बताता हूं कि जनरली जब कोई प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है तो उसकी रिजल्ट देने की ताकत नहीं रहती, तो उसके रिजल्ट को सूर्य देता है अपनी दशा के अंदर, ऐसा कहते हैं। फिर कंबशन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कंबशन का जो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है वो मैं आपको अभी समझाता हूं छोटा सा ब्रीफली। ये भी डिग्निटी का पार्ट है और मैं आपको एंड में इनको पॉइंट करके दूंगा आपको क्या क्या देखना है। अभी तो मैं एक एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको पीडीएफ से प्रेजेंटेशन दूंगा और उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या देखना है, सिस्टमेटिक वे में कैसे डिग्निटी चेक की जाती है। कंबशन 2 तरीके से होता है, एक होता है कि प्लेनेट उससे पीछे है सूर्य से, एक होता है प्लेनेट सूर्य से आगे है। तो विद इन 1 डिग्री यदि कंबशन है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपका ज्यादा पीड़ित हो गया। कंबशन का भी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो प्लेनेटरी वॉर का है। जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है तो वो अपने कुछ एक सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाता। अब ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं ये रेयर मेरी है और कोई नहीं बताएगा आपको। जैसे मैंने प्लेनेटरी वॉर का आपको कंसेप्ट बताया, मेरा ही कंसेप्ट है और कोई नहीं बताएगा। कंबशन का मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि हम क्या मानकर चलते हैं कि सपोज कोई प्लेनेट कंबस्ट हो गया तो पहला नियम देख लीजिए, नवांश में भी कंबस्ट है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दोनों सूर्य के साथ कंजंक्शन हो रखा है, इट मींस नाउ इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक। अब हम देखेंगे कैसे कंबस्ट प्लेनेट के रिजल्ट को। आप किसी की कुंडली को एनालाइज करते हो तो किसी न किसी पर्पस से करते हो ना, ऐसा थोड़ी हम पूरा उसकी जिंदगी जहाँ की सारी बातें बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति आया नौकरी के लिए कर रहे हैं हम उसको, कोई व्यक्ति आया मैरिज के लिए कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया उसकी संतान के लिए उसको एनालाइज कर रहे हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए एनालाइज कर रहे हैं, किसी की स्टडीज के लिए एनालाइज कर रहे हैं। अब आप क्या करिए, उसका डिविजनल चार्ट में चले जाइए, कंसर्न डिविजनल चार्ट में चले जाइए। कंसर्न का मतलब मैरिज देख रहे हो तो D9 में चले जाइए, संतान देख रहे हो तो D7 में चले जाइए, फादर मदर के बारे में देख रहे हो तो D12 में चले जाइए, एजुकेशन देख रहे हो तो D24 में चले जाइए, व्हीकल देख रहे हो तो D16 के अंदर चले जाइए। इस तरीके से अरिष्ट देख रहे हो तो D30 के अंदर चले जाइए। उन डिविजनल चार्ट में घुस जाओ। यदि वहां पे भी प्लेनेट, वो पर्टिकुलर प्लेनेट जो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट का कारक है, ध्यान से सुनिएगा, उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट का कारक, जैसे नवांश में शुक्र वीनस सन के साथ बैठा हुआ है, आपकी मैरिड लाइफ के सिग्निफिकेशंस को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। नवांश में बैठा है, चाहे D1 में वो कंबस्टेड है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मगर नवांश में शुक्र यदि सूर्य के साथ बैठ गया, इट मीन्स वो वहां पर भी उसके साथ कंजक्टेड है। इसका मतलब आपको वो जो शुक्र के जो मैरिज से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं वो आपके खत्म हो गए, बंदा भटकता रहेगा,
सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इंटरनल सेटिस्फेक्शन उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा, कैसी भी मैरिड लाइफ हो, मगर वो मैरिज से अनसेटिस्फाइड होगा। आप इसी तरीके से यदि हम D7 के अंदर चले जाते हैं तो जो कारक है आपका जुपिटर, संतान का कारक कौन है? जुपिटर। यदि आपका जुपिटर D1 में कंबस्टेड है और नवांश में भी वो सूर्य D7 में भी वो सूर्य के साथ कंजक्ट हो गया, जुपिटर एंड सन आर कंजक्टेड, इसमें संतान से आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। कंसर्न डिविजनल चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। सपोज वीनस आपका D1 में कंबस्टेड है, मगर D9 के अंदर वीनस यदि सूर्य के साथ नहीं बैठा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका उस कंबशन को आप छोड़ दो। उसके जो मेन कारकाज हैं वो आपके होंगे नहीं, कुछ ना कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, ये मैं नहीं करा नहीं पड़ेगा, मगर इन जनरल जो प्लेनेट के जो मेन कारक हैं, जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं, हर एक प्लेनेट के मेन कारकाज हैं, यदि वो उस कंसर्न डिविजनल चार्ट में भी सूर्य के साथ कंजक्ट होकर बैठा हुआ है तो उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे सूर्य के साथ जुपिटर D1 में बैठा हुआ है, कंबस्टेड है, और संतान का कारक होता है जुपिटर D7 में भी वो सूर्य के साथ कंजक्ट हो गया, तो आपको संतान से रिलेटेड डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम का मतलब होता है इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होना। हम एक तो होता है कि संतान नहीं होना या संतान हो जाएगी, हम जैसे किलसते रहते हैं ना, बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, फोन नहीं करता, वो नहीं करता, सुनता नहीं, ये नहीं करता, वो पढ़ाई नहीं की, चाचा का लड़का IT में हो गया, ये नहीं हो गया, वो IIM में हो गया, इसने कुछ नहीं किया, और ये सारी चीजें, कहना नहीं मानता, सुनता नहीं है, रात को आता है, दिन को आता है, इस तरीके की जो पेरेंट्स के अंदर लगी रहती हैं, वो सारी कहानियां आपके साथ चलती रहेंगी। D10 में मल्टीपल कारकास हैं। अब मल्टीपल कारकास से मतलब क्या है कि आपने क्या कर रहे हो, आप ये देख लो बस, और उस हिसाब से कारक पकड़ लो। आप सपोज कोई कारोबार कर रहे हो, मरकरी को पकड़ लीजिए, नौकरी कर रहे हो, सैटर्न को पकड़ लीजिए। अब आपका सैटर्न कंबस्टेड है D1 में, और D10 में भी वो यदि सूर्य के साथ कंजक्ट हो गया, तो आपको बिल्कुल भी नौकरी के अंदर आपको 1% भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा थ्रू आउट जॉब। और आज के समय पर जो लोग बदलते रहते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, यहाँ पर नौकरी की यहाँ अच्छा माहौल नहीं है, वहां पे अच्छा माहौल नहीं है, इस तरीके से उसको दिक्कत आएगी। D24 में चले जाइए आप। D24 में यदि आपका D1 के अंदर, आपने देखा है मरकरी अक्सर होता है कंबस्ट ही होता है ज्यादातर की कुंडलियों में। यदि D24 में मरकरी आपका सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो उस पर्सन की एजुकेशन का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वर्ड बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल कि उसकी एजुकेशन खराब होगी। खराब होना अलग बात है, एक सेटिस्फेक्शन होना अलग बात है। जो लोग IIT कर लेते हैं, IIM कर लेते हैं, वो भी सेटिस्फाई नहीं होते कई बार एजुकेशन से। इंटरनली हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको एजुकेशन से। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि कंबशन का एक्चुअल में सबसे बड़ा कंसेप्ट तो यही है। बाकी दूसरा ये है कि जब भी कोई भी प्लेनेट सूर्य से पीछे है और वो कंबस्ट हो गया, एक तो मानिए कंबशन का सबसे ज्यादा असर होता है विद इन 1 नवांश 3 डिग्री 20 मिनट्स। कोई भी प्लेनेट, क्योंकि KP एस्ट्रोलॉजी के अंदर कंजंक्शन माना ही तभी जाता है जब कोई प्लेनेट 3 डिग्री 20 मिनट आगे पीछे हो। अब कंबशन कैसे हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो प्लेनेट सूर्य से पीछे है या वो प्लेनेट सूर्य से आगे है। अब यदि वो प्लेनेट सूर्य से पीछे है तो वो कंबशन ज्यादा खराब है। सूर्य से पीछे यदि कोई भी प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है, सपोज आपका मरकरी सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट है, वो पीछे है, तो इसका मतलब कैसे समझेंगे हम? उसको आगे जाके सूर्य से मिलना है। आगे जाके सूर्य से मिलना है का मतलब अभी वो आग में घुस रहा है। पीछे होने का मतलब सूर्य की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। तो सूर्य क्या है? आपकी आग, वो आग की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आग की तरफ बढ़ता चला आ रहा है क्या मतलब वो उसका एक्चुअली देखिए ग्रेविटी है। कंबशन वगैरह वो नहीं है जो पढ़ाते हैं, जो हमें समझा देते हैं कि वो पीड़ित कर देता है, कुछ नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना क्लोज हो जाएगा, आर्क नजदीक होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, तो उसके सिग्निफिकेशन पूरी तरीके से उभर कर नहीं आ सकते। मगर ऐसा माना जाता है कि जब भी मरकरी उसकी तरफ आ रहा होता है, सूर्य की तरफ, तब का जो कंबशन है वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एज कंपेयर टू जब आपका प्लेनेट सूर्य से आगे निकल गया उतनी ही डिग्री पर। सपोज मरकरी इज 3 डिग्री 20 मिनट बिहाइंड द सन और मरकरी इज 3 डिग्री 20 मिनट अहेड ऑफ सन। तो बिहाइंड है तो उसका असर भी ये मान के चलिए वो ज्यादा एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। कंबशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ए अफ्लिक्शन।
आगे है तो उतना पीड़ित नहीं माना जाएगा सेम ही डिग्री पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। फर्दर 3 डिग्री 20 मिनट के आगे जब प्लेनेट निकल जाता है, आगे निकल गया यदि सूर्य से, तो उसको आप नॉर्मल मान लीजिए, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। और 2 नवांशा निकल गया तो, हालांकि डिग्रीज हमारे शास्त्रों में अलग अलग दी हुई है और वो 12 डिग्री के बियॉन्ड है सभी, मगर आप ये मान लीजिए 2 नवांशा के आगे जब प्लेनेट निकल जाता है तो उसके सिग्निफिकेशंस के आपको रिजल्ट कुछ कम मिलेंगे, मगर पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होंगे, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होंगे। हम क्या करते हैं कि ये कंबस्ट हो गया तो हम क्या जनरली क्या माना जाता है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, वाह हो गया खत्म जी ये तो कंबस्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कंबशन किस इंटेंसिटी का कंबशन है। कोई चीज जलती है ना, खाने को भी तो जलाते ही हैं हम, भाई खाना बनाते हैं कौन नहीं जलाता। अब उसी चपाती को आपने बिल्कुल ही राख बना दिया, तब तो खाने लायक नहीं रहेगी, मगर थोड़ी बहुत हो जाए तो उसको हम कड़क भी बोल देते हैं, कड़क बन गई है तो खाने में मजा आता है, बहुत लोग तो थोड़ा कड़क करके खाते हैं। तो वो आपकी एक तरीके से पूरी तरीके से 100% प्योरिटी नहीं है उसके अंदर, 100% रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी नहीं है, मगर 3-4 डिग्री के आसपास है और वो इसके बाद उससे ज्यादा से कंबस्टेड है, तो उसके सिग्निफिकेशंस के हल्के रिजल्ट मिलेंगे, खत्म नहीं होंगे। कंबशन को खत्म मानना बहुत बड़ी भूल है, बिल्कुल भी खत्म नहीं मानेंगे। जो मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट बताए, एक तो ये कंसेप्ट बताया कि भाई क्लोज कंबशन है 1 डिग्री के अंदर अंदर, तब तो हो गया पूरी तरीके से, वो हो गया आपका इन्फ्लुएंस। चाहे मैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में बात करूं, तभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन भी इस तरीके से हो जाएगा। या मैं अपने शास्त्रों की टर्म्स में बात करूं कि सूर्य की ऊर्जा से मरकरी जल जाएगा, जल सकता है सूर्य की ऊर्जा से मरकरी? देखो कैसे बढ़ाया जाता है। अरे पत्थर मिट्टी के बने हुए हैं, एक जल सकते हैं क्या कोई सूर्य की ऊर्जा से? कोई भी प्लेनेट नहीं जल सकता, वो कोई उस चीज के पंच महाभूत कभी जलते ही नहीं है। ये सभी प्लेनेट पंच महाभूतों के बने हैं तो वो जलते नहीं है। एक्चुअली ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है, जब ज्यादा क्लोज होते हैं तो ज्यादा असर होता है, ज्यादा असर होता है तो वो फ्री नहीं होता है एक्चुअली मरकरी रिजल्ट देने के लिए। तो आप इतना बार माने कि यदि वो 1 नवांश के अंदर अंदर है देन तो वो उसके सिग्निफिकेशन ज्यादा सफर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो उसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, तो कंबशन को जीरो नहीं करना है, प्लेनेटरी वॉर को जीरो नहीं करना है। यहीं पर हम एक्चुअली क्या है, बृहद पाराशर होराशास्त्र के कंसेप्ट को गलत तरीके से लगाते हैं। हम ये लगा लेते हैं तो कंबस्ट हो गया जी बस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो कंबशन को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाती है बात मेलिफिक और बेनिफिक, और ये बहुत ही समझाना भी क्रिटिकल है और समझना भी क्रिटिकल है, क्योंकि मेलिफिक बेनिफिक के लिए 2 टर्म यूज होती हैं आपकी। एक होता है नेचुरल बेनिफिक और एक होता है फंक्शनल बेनिफिक। एक होता है नेचुरल मेलिफिक और एक होता है फंक्शनल मेलिफिक। हर एक प्लेनेट अपना नेचुरल नेचर कभी नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसको समझिए, मेंटली समझोगे तब काम चलेगा। जब कहते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर प्लेनेट एफ्लिक्ट कर रहा है, तो एफ्लिक्ट कर रहा है ये देखने से मतलब नहीं है मैम। ये जो लाइट जो बताते हैं ना, लाइट नहीं असर डालती हम पर, ठीक है। लाइट तो वो बताते हैं जिन्हें उसकी इंटरनल चीजें नहीं पता, लाइट नहीं असर डालती। ग्रह जो असर डालते हैं हमारे ऊपर, ग्रह कैसे असर डालते हैं, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की टर्म्स में असर डालते हैं। लाइट वाइट नहीं असर डालती। जो कहते हैं ना बहुत लोगों को रोशनी आ रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मैग्नेटिक और वो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जो स्टोन्स वगैरह वो पहनते हो आप, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है। हर एक जो प्लेनेट होता है उसके आसपास आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर होने की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से वहां पर करंट फ्लो करती हैं, और करंट एक्चुअल में क्या करती है, उसके ऑल अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट प्लैनेट्स का, उसकी वजह से एक्चुअल में सारा कुछ होता है। जो हम पढ़ते हैं ना जल गया है मर गया है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में। कोई जलता वलता नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई भी 2 प्लैनेट क्लोज आ जाते हैं, इसीलिए उसको प्लैनेटरी वॉर बोलते हैं। प्लैनेटरी वॉर भी बोलते हैं ना, जब क्लोज आ जाएंगे तो डिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे के बीच में, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा हो जाता है। चलो उसको मैं हटा देता हूं, वो टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी। हाँ, वेरी गुड। मैसेज मत करिए क्लास में, मैडम कह रही है, आप मानिए इसको। अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट पे, क्योंकि टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है। कहां पर थे, कोई बताएगा? भूल गया।
हाँ, मेलिफिक और बेनिफिक की बात कर रहे थे। एफ्लिक्शन जो होता है, हम कहते हैं कि देखो एक प्लेनेट जो होता है, आप दिमाग में बिठा लीजिए, मार्स मार्स ही रहेगा। योग कारक है कैंसर लगने के लिए, तभी भी मार्स मार्स है। नेचुरल कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में सबसे पहले किस चीज का रिजल्ट देता है, और सबसे स्ट्रांगली अपने नेचुरल कारकत्व के रिजल्ट देता है। अब मार्स है, मार्स की दशा आई तो नेचुरल कारकत्व तो लेके चलेगा ही चलेगा ना, वो अपने नेचुरल कारकत्व के रिजल्ट देगा। जुपिटर अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, वीनस अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। देखिए कितना आपका, यदि वीनस 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, पाइसेस लग्न में, इससे बुरी स्थिति तो हो नहीं सकती कि वही प्लेनेट 3rd लॉर्ड भी हो गया और 8th लॉर्ड भी हो गया। जिसकी शादी नहीं हो रही है शादी करवा देगा, ठीक है। जिसकी जो चाह होगी, लग्जरी जिसने जिंदगी में नहीं देखी होगी, वीनस की दशा में उसको लग्जरी मिल जाएगी। अब लग्जरी एक कंपैरेटिव टर्म है। जो पर्सन कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है तो उसको कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल जाएगी उस ड्यूरेशन में रोजाना। जो पर्सन कहीं और किसी तरीके की लग्जरी पसंद करता है तो वीनस की दशा आएगी तो आपको लग्जरी मिल जाएगी, चाहे वो आपको बीमार कर दे या जो मर्जी कर दे, पर आपको वो लग्जरी दिलवा देगा। किस तरीके से दिलवा देगा? हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा, घर में एसी नहीं है, वहां पे एसी चल रहा होगा हॉस्पिटल में, आप एसी में आराम से लेटे हुए हो मजे से, लग्जरी होगी ना। टांग टूटी है बात अलग है, मगर वीनस करेगा जरूर ये आप पक्का मान के चलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीनस की दशा आ जाए, जुपिटर की दशा आ जाए तो आप ज्ञानी हो जाओगे अपना आप ही। आपको किसी के ज्ञान देने की जरूरत नहीं होगी, आप बांटने भी लग जाओगे, गुरु बन जाओगे, हर किसी व्यक्ति को आप समझाने लग जाओगे। आपको अपना आप आचार्य प्रशांत की वो क्लिप दिखना शुरू हो जाएंगी और उनसे आप ज्ञानी होना शुरू हो जाओगे। 10-15 दिन देखोगे, ज्ञान बांटोगे, फिर सोचोगे किसी ने नहीं सुना, तब हटोगे पीछे, तब छूटेगा आपका, वरना ये पक्का है, आप मान के चलिए। केतु की दशा हम कहते हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। सभी लोग कहते हैं ना केतु की दशा में एस्ट्रोलॉजी, केतु डिटैच करता है दुनिया से। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट इज डिटैचमेंट। कारण ढूंढ रहे होते हैं बगैर मतलब में। एस्ट्रोलॉजी में हम क्या कर रहे होते हैं? कारण ढूंढ रहे होते हैं, जो जिंदगी में होना है वो होकर रहेगा, कोई बदल नहीं सकता, फिर भी हम ढूंढ रहे होते हैं। यहां पर आ गया, इसकी दशा आ गई, उसकी दशा आ गई, जेट जुपिटर ने ट्रांजिट में देख लिया, इसने देख लिया, उसने देख लिया, वो बातें सही है, मगर हम ढूंढने तभी लगेंगे जब हमारी दशा आएंगी, वरना हम मानेंगे ही नहीं। भगवान में आस्था तभी होगी, तभी हमें समझ में आएगा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। जिंदगी के अंदर कोई फायदा नहीं है, हम जो भी टाइम किया है बर्बाद किया है, बच्चों पर सारा समय लगा दिया, बुढ़ापे में बच्चे हमारी तरफ देखते नहीं है। ये सारी चीजें केतु आपको दिलवाएगा। यू विल ट्राई टू डिटैच, अपनी दुनिया से डिटैच होना शुरू करोगे। अब क्या होता है, जो ये मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए, नेचुरल प्लेनेट का जो सिग्निफिकेशन है उसकी दशा के अंदर उसके रिजल्ट आपको हर हालत में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे एक ही प्लेनेट है आपका 6, 8, 12th लॉर्ड। 6, 8, 12th लॉर्ड का नाम याद रखना। 6, 8, 12th लॉर्ड भी मेलिफिक होते हैं हर एक कुंडली के लिए। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड। अब एक इमीडिएटली क्वेश्चन आ जाता है कि जी लग्न लॉर्ड ही 8th लॉर्ड हो गया तो मार्स हो जाता है कि नहीं? लग्न लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है। अब देखिए मैं आपके क्वेश्चन आपके ऊपर ही फ्लोट कर रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं, और ये लघु पाराशरी में लिखा हुआ है, कि जो लग्नेश हो हमेशा शुभप्रद होता है। लग्नेश हमेशा शुभ होता है ना, तो क्या है वो एज ए 8th लॉर्ड शुभ हो जाएगा क्या लग्नेश? भाई साहब वो किसी भी हालत में नहीं होगा, एक कंडीशन में होगा केवल, वो अपनी राशि में बैठा है तो। समझिएगा चीज को, लग्नेश है आपका जो मर्जी है, मार्स लग्नेश हो गया आपका, ठीक है। एरीज लगने की कुंडली में मार्स लग्नेश है, हाँ एरीज लगने की कुंडली में मार्स लग्नेश है। अब इसमें क्या कंडीशंस आएंगी? नियम यह है लघु पाराशरी का, इसीलिए लघु पाराशरी से प्रॉब्लम है। रंद्रेशो न शुभ प्रदा, ये वो है उसका श्लोक, रंद्रेशो न शुभ प्रदा। रंद्रेश कौन है? 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड कभी शुभ नहीं होता। एक तरफ तो वो कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है लग्नेशो ही शुभ प्रदा। लग्नेशो हमेशा शुभ होता है, मगर रंद्रेशो न शुभ प्रदा, रंद्रेश कभी भी शुभ नहीं होता। अब देखिए हम जहां मर्जी अपनी मर्जी सुविधा के हिसाब से उठा लेते हैं, मगर एक्चुअल मीनिंग ये है इसका कि आपका 8th लॉर्ड कभी भी शुभ नहीं हो सकता। वो अपने लिए शुभ होगा केवल एक कंडीशन में, जब वो अपनी ही राशि में बैठा है बस। बाकी 8th लॉर्ड आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह है।
मैं बाकी अशुभ ग्रहों को यदि -4 पॉइंट दूंगा तो 8th लॉर्ड को मैं -8 पॉइंट दूंगा, इतना अशुभ होता है। यदि आपका मार्स एरीज लग्न की कुंडली के लिए लग्न लॉर्ड होकर यदि वो 8वें भाव और पहले भाव में नहीं बैठा है, वो जिस भी भाव में जाएगा उस भाव को बर्बाद कर देगा लग्नेश होकर, क्योंकि वो 8th लॉर्ड की ताकत लग्न लॉर्ड से कई गुना ज्यादा होती है। लग्न लॉर्ड आपका सबसे कमजोर होता है त्रिकोणों में, आपकी लग्न सबसे कमजोर त्रिकोण है, लग्न सबसे कमजोर आपका क्या है, केंद्र है। यदि 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं, यदि एक भाव को मैं 1 पॉइंट दूं तो चौथे भाव को 2 दूंगा, या एक भाव को मैं आधा दूंगा तो चौथे भाव को 1 पॉइंट दूंगा, 7वें भाव को 2 दूंगा और 10वें भाव को 4 दूंगा। यह इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। त्रिकोण में यदि मैं आपके लग्न को 1 दूंगा तो 5वें भाव को 2 दूंगा और 9वें भाव को 4 पॉइंट दूंगा, तो 9वां भाव 4 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है देन लग्न। तो आपका लग्न लॉर्ड जो है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि, अब इंडिविजुअल मत पूछो, मैंने जो समझाया उसको आप लगा लो उसी हिसाब से। इंडिविजुअल तो फिर मैं कहां तक बताता रहूंगा। मैंने आपको बता दिया कि यदि वो 8th लॉर्ड है और स्वय राशि में नहीं बैठा है, स्वय राशि में वो क्यों अच्छा हो जाएगा, खुद के भाव में ही बैठ गया तो और किसी को परेशान नहीं करेगा। स्वय राशि में क्यों अच्छा माना जाता है पता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। मगर 8th लॉर्ड किसे खराब करता है, 6th, 8th, 12th लॉर्ड जहां पर भी जाएंगे, ये नियम है, जहां पर भी जाकर बैठेंगे उस भाव को खराब करेंगे, जिस प्लेनेट के साथ जाकर बैठेंगे उस प्लेनेट को खराब करेंगे। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफ्लिक्शन, जिसे हम पीड़ित बोलते हैं ना। पीड़ित का सिंपल सा नियम है, यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर बैठ गए, भाव में उस भाव को खराब करेंगे। भाव क्या होता है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज भाव फल। एस्ट्रोलॉजी क्या है, भाव का फल निकालना, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी में जो भी कर रहे होते हैं भाव फल निकाल रहे होते हैं। भाव फल में कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, भाव खुद वो है खेत, कारक कौन है, बीज, और आपका लॉर्ड कौन है, फार्मर। खेत तो वो क्या करेगा, 8th लॉर्ड जिस भाव में गया खेत को जाके खराब कर देगा, उसकी जो उर्वरक मिट्टी है उसको खराब कर देगा। तो जब भी 6, 8, 12th लॉर्ड जिस भाव में जाकर बैठेंगे उस भाव को खराब कर देंगे, जिस प्लेनेट के साथ युति में बैठेंगे उस प्लेनेट को खराब कर देंगे, उसको एफ्लिक्ट कर देंगे, जिसे देखेंगे उसे भी खराब कर देंगे। तो PAC प्लेसमेंट इनका खराब है, एस्पेक्ट इनका खराब है, कंजंक्शन इनका खराब है। मगर 8th लॉर्ड आपका तो वो मैलिफिक भी हो गया, 8th लॉर्ड बाय द वे आपका नेचुरल मैलिफिक भी हो गया। तब तो क्या हो गया, करेला वो भी नीम चढ़ा, करेला नीम चढ़ा हो गया ना। मार्स 8th लॉर्ड है, आपका लग्न लॉर्ड भी है, अब वो आपके 5वें भाव में जाकर बैठ गया, 5th हाउस में बैठ गया, खुद ठीक हो गया, 5वें भाव को बर्बाद कर देगा वो, खुद ठीक है। देखिए ध्यान रखना, 2 चीजों में अंतर है। आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हो बात अलग है, दूसरे के लिए क्या करोगे। 8th लॉर्ड सपोज 9वें भाव में चला गया तो वो एज ए 8th लॉर्ड तो इंप्रूव हो गया, अच्छा हो गया एज ए 8th लॉर्ड, तो मतलब वो खुद प्लेनेट का प्लेसमेंट बढ़िया हो गया। मगर वो किसे खराब कर रहा है, 9th हाउस के वो आपके को वो बर्बाद कर रहा है। 8th लॉर्ड सपोज लग्न में आकर बैठ गया, 8th लॉर्ड इज इन लग्न, जिंदगी भर बीमार रहोगे, कभी बीमारी से मुक्ति नहीं मिल सकती। 8th लॉर्ड खुद तो अच्छा हो गया मगर आपकी लग्न तो बर्बाद होगी ना। खुद की उस पर्सन की लग्न को जहां पर भी 6, 8, 12th लॉर्ड जिस भाव में जाकर बैठेंगे उस भाव को कमजोर कर देंगे, पीड़ित कर देंगे। और इसी तरीके से 6, 8, 12th लॉर्ड के साथ जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो प्लेनेट आपका पूरी तरीके से पीड़ित हो जाएगा। तीनों की बात कर रहा हूं। और डिस्पाइट उसकी दूसरी लॉर्डशिप आपको देखने की जरूरत नहीं है, दूसरी लॉर्डशिप मत देखिए। वो 6th लॉर्ड है तो वो 6th लॉर्ड तो है ही, चाहे वो दूसरा आपका 5th लॉर्ड हो, तो वो इंप्रूव भी करेगा और खराब भी करेगा, दोनों चीजें करेगा। मगर 6, 8, 12th लॉर्ड के लिए माना गया है कि वो जिस भी प्लेनेट के साथ युति में होंगे, कंजंक्शन में कंजंक्शन में होंगे, एस्पेक्ट में होंगे, प्लेसमेंट में होंगे, वो उससे पीड़ित करेंगे। नेचुरल मैलिफिक भी पीड़ित करेंगे। अब एक ही प्लेनेट फंक्शनल मैलिफिक है और नेचुरल मैलिफिक है, यहां पर एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। आपको असेस करना है, क्या असेस करना है कि जो फंक्शनल मैलिफिक प्लेनेट होते हैं वो लिविंग सिग्निफिकेशंस को कभी भी नहीं बख्शेंगे, लिविंग सिग्निफिकेशंस को डैमेज करेंगे ही करेंगे। आपकी मार्स 5वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया योग कारक होकर भी, तभी भी 5th हाउस से रिलेटेड डिजीज दे देगा वो, 5th हाउस से रिलेटेड डिजीज दे देगा। फीमेल नेटिव के केस में वो आपका
चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। 5वें भाव को योग कारक होकर भी देख रहा है वो, 11वें भाव से बैठकर मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तभी भी आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए मांगलिक बोलते हैं ना, मांगलिक में आपने कभी देखा है? कोई लॉर्डशिप नहीं देखते हम, कह देते हैं पहले दूसरे चौथे 7वें 8वें और 12वें भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक है। क्यों कहते हैं? वो तो कैंसर लगने के व्यक्ति के लिए तो मंगल योग कारक है, तभी भी 7वें भाव में उसके में आकर बैठ जाएगा तो हम उसे मांगलिक बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं मांगलिक? इसीलिए बोल देते हैं वो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है। वो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट लिविंग सिग्निफिकेशंस को कभी नहीं छोड़ता। लिविंग सिग्निफिकेशंस कौन है? मैरिड लाइफ, आपके टेम्परामेंट को, आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को। बंदे की नाक पे गुस्सा रखा रहेगा, मार्स क्या करेगा? नाक पे ले आता है गुस्से को माइंड से, ठीक है। ईगोइस्टिक होगा बंदा, आसानी से बात नहीं करेगा, कोई उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। मांगलिक में क्या दिक्कत होती है? मांगलिक पर्सन को हैंडल करना दिक्कत होती है, हैंडल नहीं कर पाएगा। उसको कौन हैंडल कर सकता है? दूसरा मांगलिक पर्सन ही हैंडल कर सकता है। इसलिए मांगलिक से मांगलिक देखते हैं, नहीं तो वो दबा के रखेगा। जो खुद मांगलिक होगा वो बात बात पे दूसरे को दबा के रखेगा, उसको शेर को सवा शेर मिल जाएगा तब ठीक है। दोनों मांगलिक होंगे तो पता लगेगा ये दबने वाला नहीं है, तो दोनों थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो आपको केवल लॉर्डशिप नहीं देखनी है। तो बहुत सारे लोग केवल लॉर्डशिप के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग केवल नेचुरल सिग्निफिकेशंस के बारे में बताते हैं। नहीं, आपको दोनों से देखना है। और नेचुरल सिग्निफिकेशंस भी आपका रोल प्ले करते हैं और लॉर्डशिप भी रोल प्ले करती है। अब जब जुपिटर है, देखिए जुपिटर आपका नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी। ऐसा कहा जाता है जुपिटर यदि लग्न में बैठ गया तो आपकी कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर कर देगा। शुक्र लग्न में बैठ गया तो 10,000 दोषों को दूर कर देगा कुंडली के, और यदि मरकरी लग्न में बैठ गया तो 1,000 दोष को दूर कर देगा। क्यों? जुपिटर लग्न में आपका हो सकता है वो टॉरस, उसके लिब्रा लग्न की कुंडली में तो मेलिफिक हो गया जुपिटर, थर्ड और आपका 6th लॉर्ड हो गया, तभी भी लग्न में बैठकर 1 लाख वो उनको दोषों को दूर करेगा। रीजन क्या है कि जुपिटर आपका नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आपके जो लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट ही करेगा, लिविंग सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करेगा, ये श्योर है। नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट, जबकि नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस को, मार्स की दशा आएगी बीमारी होगी, चाहे आपकी कुंडली का कोई भी कारक हो, वो मार्स जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव से रिलेटेड डिजीज देगा आपको। सपोज आपके 5वें भाव में बैठ गया, हार्ट से रिलेटेड डिजीज देगा। 4th हाउस के अंदर बैठ गया, आपको बीपी से रिलेटेड डिजीज दे देगा। 7th हाउस में बैठ गया तो 7th हाउस से रिलेटेड कोई डिजीज दे देगा आपको। 8th हाउस में बैठ गया तो 8th हाउस से रिलेटेड डिजीज दे देगा। राहु आपके 8th हाउस में बैठ गया, किसी के भी बैठा हो, भूत प्रेत, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करता है वो, उसको अननोन फियर होता है उसके मन के अंदर, अननोन फियर, उसको पता ही नहीं होता, बेमतलब के क्रिएट कर लेता है। घर से कोई निकला उसको ये डर लग जाता है, पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, जरा सी पर्दा हिलेगा तो उसको लगेगा पता नहीं कौन है, कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरीके का व्यक्ति हो जाएगा जिसके 8th हाउस के अंदर राहु या केतु हो, दोनों में से कोई भी हो, वो अननोन फियर से ग्रसित रहते हैं परमानेंट। वो लोग, उनके अंदर क्या होता है परमानेंट, बिकॉज 8th हाउस इज हाउस ऑफ अननोन्स। 8th हाउस के बारे में किसी को नहीं पता है, और वहां पर आपने राहु को बिठा दिया तो राहु आपको क्या करेगा, बहरूपिया है, और वो आपको अलग अलग रूप दिखाता रहेगा। तो ऐसे लोग जनरली जादू टोना और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो ये सर्टेन कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको इसको एंड में मैंने छोटा छोटा आपको जो भी होता है, एक डेबिलिटेशन होता है आपका, तो डेबिलिटेशन के बारे में जब हम षटबल को यूटिलाइज कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डेबिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी डेबिलिटेड प्लेनेट का कैंसिलेशन हो जाता है अधिकतर केसेस में। तो डेबिलिटेड और एक्सोल्टेशन जब भी आप देख रहे हो तो प्लेनेट को आपने नवांश में जरूर देखिए। नवांश में जब भी हम एफ्लिक्शन भी देख रहे हैं तो नवांश में देखिए। और नवांश में आपको क्या देखना है, जैसे मैं अक्सर कई बार रिपीटेटिव हो गया होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को कि नवांश को देखने की 3-4 तरीके हैं। वैसे तरीके 20 हैं, मगर नवांश में क्या देखा जाता है, नवांश में आपको पता होना चाहिए मैं कब क्या देखूंगा। जब एज ए प्लेनेट आप देख रहे हो तब उसको कुंडली की तरह एनालिसिस नहीं करना होता। नवांश को देखा जाता है, आप हर इवेंट के लिए वेरीफाई करोगे उसको, आपकी लाइफ के जितने भी इवेंट है, आपके जो कुंडली के अंदर प्रॉमिस होता है उस प्रॉमिस का 50% आपका D1 चार्ट है, 40% आपका D9 चार्ट है, और 10% कंसर्न डिविजनल चार्ट है।
यदि आपकी कुंडली में D1 और D9 में कोई प्रॉमिस है तो उसका जो इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट है उसकी कोई हैसियत नहीं उस प्रॉमिस को काट सके। यदि D1 और D9 में प्रॉमिस है तो वो इवेंट तो आपकी लाइफ के अंदर हर हालत के अंदर होकर रहेगा, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके डिविजनल चार्ट में चाहे नहीं भी है तभी भी वो इवेंट होगा। तो D1 और D9 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए D1 तो आपने देखना ही देखना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। D9 में जब हम प्लेनेट की डिग्निटी चेक कर रहे होते हैं वो उसके लिए भी D9 देखना होता है। जिसे कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट हम क्या देते हैं, रिलेटिव टर्म्स में D9 में वो कहां गया है, केवल रिलेटिव टर्म्स में देखना है बस कि D1 में उच्च का है, हमने कहा बढ़िया है। अब उच्च को तो मैंने शेड्यूल में डाल दिया, जरूरत ही नहीं है, मगर आप D9 में देख लीजिए कि वो रिलेटिव टर्म्स में कहीं पता लगा नीच का हो गया, नीच का हो गया। अब आपको कितने भी अच्छे रिजल्ट मिले आप रोते ही रहोगे। जिस बच्चे के 98% आ जाते हैं वो इसलिए रोता है मेरे तो 2% कट गए, रोता रहेगा ना। एक बंदा 52% पे भी नाचेगा कि मेरे तो 52% आगे, कुछ करके ही नहीं आया था एग्जाम में, पढ़ा भी नहीं था एक भी दिन, तो दोनों में अंतर है। उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो आईएएस का एग्जाम दिया, उसकी 9th रैंक आ गई, वो रोएगा फर्स्ट क्यों नहीं आई, ठीक है। इसके बाद वो उसको मकान खरीद लिया उसने 25 साल की उम्र में, फिर वो रोएगा ये तो मुझे कोठी खरीदनी चाहिए थी, फ्लैट क्यों खरीद लिया, मेरे पास तो कोठी नहीं है, कार खरीद ली तो मेरे पास ये। वो हमेशा रोएगा जिसका D1 का कोई पर्टिकुलर प्लेनेट D9 के अंदर रिलेटिवली खराब कंडीशन में है। उल्टा है, D1 में तो खराब कंडीशन में है और D9 में वो प्लेनेट क्या हुआ आपका अच्छी कंडीशन में चला गया, वो हमेशा इंटरनली सेटिस्फाइड रहेगा उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन से। देखिए शुक्र आपका उच्च का है D1 में, आपको सुंदर स्पाउस मिल जाएगा, पैसे वाला स्पाउस मिल जाएगा, मनपसंद का स्पाउस मिल जाएगा। D9 में नीच का है, रोता रहेगा बंदा, अरे यार ऐसा है, ऐसा नहीं है, आप नहीं समझते, आपको नहीं पता, आपको ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बाहर के लोग तो ऐसे ही समझते हैं, जेल तो मैं रहा हूं, और इस तरह की स्थितियां होंगी, जबकि होंगी नहीं एक्चुअल में उसके साथ। वो कभी भी इंटरनली D9 आपको बताता है इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल चीज को बताएगा, क्योंकि हम हमारे पास आप सब लोग महसूस कर सकते हो इस चीज को, हम पे जो है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो नहीं है और इसीलिए दुखी है कि ये चीज नहीं है। ऐसा मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो इस बात से सुखी रहता हो कि मेरे पास जो है वो है, इसे मैं एंजॉय करूं, वाह मेरे पास ये है। वो क्या देखता है, मेरे पास ये नहीं है। अपनी हालत से हर इंसान दुखी होता है। नवांश का कमाल होता है कि D1 में आपका कोई भी प्लेनेट है, D9 में आपको रिलेटिव उसकी वो देखिए, रिलेटिव में केवल 6 चीजें देखनी है आपको। वो अपने राशि में क्या परिवर्तन हुआ, उच्च का हो गया, दूसरा आपका वो ओन साइन में हो सकता है, तीसरा न्यूट्रल साइन में हो सकता है, एनिमी साइन में हो सकता है, डेबिलिटेशन साइन के अंदर हो सकता है। तो D1 से कंपेयर कर लीजिए आप, D1 से कंपेयर करोगे उससे आपको ये पता चलेगा, जिसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम उसकी ताकत नाप रहे हैं, ताकत नहीं नाप रहे, वो उसका इंटरनल सेटिस्फेक्शन नाप रहे हैं बस हम। कुछ प्लेनेट से देखिए D1 में उच्च का प्लेनेट है आपका, बली है, मगर D9 में वो आपका नीच का है। तो देखिए कई जगह पे लिखा होता है कि उसकी जो दशा है इनिशियली ठीक जाएगी मगर समय के साथ खराब होती जाएगी, ठीक है, ये रूल है, आप किसी भी क्लासिक्स में पढ़ोगे। मगर इसका आप असली इंटरप्रिटेशन ये है कि आप शुरुआत तो किसी भी चीज की बड़े जोश खरोश से करोगे, नौकरी लगी ऑफिस में, बड़े मजे से गए, बिल्कुल 9 बजे जा रहे हो टाइम पे और 5:30-6 बजे आ रहे हो, जो भी टाइम खत्म हुआ, धीरे 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 आप 11 बजे जाओगे, 12 बजे जाओगे, भागना शुरू कर दोगे, एंजॉय करना बंद कर दोगे उसको। तो इंटरनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो ये आपका होने वाला है कि आपको ट्रेलर कुछ दिखेगा, इसके बाद पिक्चर कुछ और निकलेगी, वैसी स्थिति होगी। दूसरा नवांश को आप बाकी सब चीजों के लिए एज ए इंडिविजुअल कुंडली एनालाइज करेंगे, तब हम देखेंगे छठे भाव में गया, 8वें में गया, इसमें गया, उसमें गया। आप वो जो चीजें देखते हो वर्गोत्तम वगैरह वो सब कुछ देखना है आपको। और एक मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं, पुष्कर नवांश को इतना बड़ा चढ़ा के लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुष्कर नवांश का एक नियम है कि उसमें जो पुष्कर नवांश का जो प्लेनेट है वो अच्छे ही फल देता है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि पुष्कर नवांश में जो प्लेनेट बैठा है वो अच्छे ही फल देता है। तो इतना भी अच्छे तरीके से लेने की जरूरत नहीं है उसको, अच्छे ही फल देता है। क्या यहाँ पर सिंपली मीनिंग क्या है कि पुष्कर नवांश में जब प्लेनेट जाता है तो नवांश में वो शुभ ग्रहों की राशि में जाता है, तो शुभ ग्रहों की राशि में जाएगा, इसका मतलब उसकी स्थिति ठीक ठाक होगी ना नवांश में। ध्यान से समझिए, देखिए इसको, क्योंकि मैं पुष्कर नवांश इंटेंशनली बता रहा हूं
मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, ये तो हमारा पुष्कर नवांश में है, फिर वो सोचते हैं पता नहीं अब तो ये क्या हो गया, पुष्कर नवांश में हो गया तो बस आईएएस का मेन एग्जाम क्लियर हो गया इसका। ऐसा कुछ नहीं है। पुष्कर नवांश में D1 में जो प्लेनेट यदि खराब है, खराब का मतलब क्या हुआ, खराब ही रिजल्ट देगा ना। अब वो पुष्कर नवांश में हो गया तो उतने खराब नहीं देगा, बस ये मान लो। ऐसा मत करो कि वो उसको टर्न अराउंड कर देगा, नहीं। आपका D1 के हिसाब से आप देख रहे हो कि प्लेनेट बेकार है, एफ्लिक्टेड है, बैडली, सब कुछ बुराई है इसके अंदर, नीच का भी है, मगर D9 में वो क्या हो गया, आपका पुष्कर नवांश में गया तो रिलेटिव टर्म्स में वो बेटर हो गया, बस। क्योंकि पुष्कर नवांश है क्या, देखिए पुष्कर नवांश एक अलग कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आज की क्लास में, ये इंटेंशनली क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि पुष्कर नवांश के बारे में बहुत ज्यादा आता है और पुष्कर भाव भी यूटिलाइज करते हैं। पुष्कर भाव मत यूटिलाइज किया करो, कोई यूज नहीं है उसका। पुष्कर नवांश को अब समझिए ध्यान से, ये क्या है, क्योंकि बृहस्पति और ओरा शास्त्र ने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। तो ये क्या है, आपका कई सारी नाड़ियों में नवांश के बारे में काफी ज्यादा दिया हुआ है। एक प्लेनेट को हम कहते हैं कि इंप्रूव होता है जब वो D1 से D9 के अंदर अपनी एक्सोल्टेशन साइन में जाए, ओन साइन में जाए या फ्रेंड साइन में जाए, ऐसा। मगर कहीं कहीं पे लिखा हुआ है शुभ ग्रहों के नवांश में चला जाए। आप पढ़ोगे फल दीपिका तो ये आपका क्या होगा, शुभ नवांश में चला गया। क्या मतलब है शुभ नवांश का, पुष्कर नवांश और क्या है, पुष्कर नवांश भी तो आपका जुपिटर का नवांश है, जुपिटर की राशि में जाता है, जब मरकरी की राशि के अंदर जाता है, वीनस की राशि के अंदर जाता है, तभी तो पुष्कर नवांश बोला जाता है उसको। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है। तो आप इसको नाउ ऑनवर्ड्स ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्लेनेट यदि पुष्कर नवांश में गया है तो उसकी रिलेटिव पोजीशन ठीक है, D1 के कंपैरिजन में D9 के अंदर रिलेटिव पोजीशन ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब आपको इंटरनल थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा उसके रिजल्ट से रिलेटेड। खराब भी दे रहा होगा तो सेटिस्फेक्शन रहेगा। कई बार हम खराब रिजल्ट में भी तो सेटिस्फाइड होते हैं ना। फेल होने वाले भी मैंने देखे हैं कि जैसे 5 पेपर है, 3 निकल गए, बढ़िया यार 3 तो निकले, 2 ही पेपर तो बचे हैं, अगली बार दे लेंगे। सेटिस्फाई हो गया बंदा, इंटरनली सेटिस्फाइड है। वो तो कहा मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, एक भी नहीं निकलने वाला था, तभी भी मेरे 3 पेपर निकल गए। और दूसरा कह रहा है मेरे 98% आए हैं, ये 2% कैसे काट लिए यार, सारे पेपर सही थे, मैं तो रीचेकिंग के लिए दूंगा। तो दोनों सिचुएशंस को आप अंडरस्टैंड करने की इसके अंदर कोशिश करें। एक आपको नवांश एज ए कुंडली एनालाइज करना है, कब किसी की मैरिज देखनी है, हैप्पीनेस ऑफ मैरिज किससे होगी, कैसी रहेगी, उसके लिए एज ए उसको D1 चार्ट की तरह आपको एनालाइज करना है पूरी तरीके से। डिविजनल चार्ट के अंदर मैं ये एडवाइस दूंगा, बाकी आपने जो सीखा है वो आप रिटेन कर सकते हो, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। राजयोग, ये योग, वो योग, एक्सचेंज, ये देख लिया, वो देख लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट जब आप उसको देख रहे हो तो एस्पेक्ट्स के बियॉन्ड बिल्कुल मत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिविजनल चार्ट में पहली बात तो एस्पेक्ट भी नहीं होते, यदि आप डिटेलिंग में पढ़ोगे, पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल रहा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझाना, जबकि प्रैक्टिकली डिविजनल चार्ट के अंदर एस्पेक्ट भी नहीं होता। क्योंकि वो जब आप उसको उसको 9 राशियों में डिवाइड कर रहे हो, एस्पेक्ट कैसे हो जाएगा, सेम ही राशि को आप 9 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो एनीवेज पर भी आपको उसको एज ए इंडिविजुअल चार्ट जब एनालाइज कर रहे हो तब आप देख लीजिए कि 8वें भाव में गया, 5वें में गया, 6ठे में गया, जिसमें भी गया है। जब आप उसकी रिलेटिव पोजीशन देख रहे हो तब राशि के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। D1 में किस राशि में है, D9 में वो किस राशि में गया है। वर्गोत्तम हो गया, बढ़िया है। वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है, स्वयं राशि का हो गया। वर्गोत्तम को और रीड करने की जरूरत नहीं है। वर्गोत्तम को क्या रीड करोगे, वर्गोत्तम नाम ऐसा हो गया, नहीं, अपनी राशि में। तो अपनी राशि का प्लेनेट बली हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो बली हो जाता है बस वो। और बली का अभी मैंने क्या समझाया था, एफ्लिक्टेड है और बली हो गया तो क्या करेगा, वर्गोत्तम से खुश हो जाते हैं ना। तो देखो मैं खुशी छीन लेता हूं जो वर्गोत्तम से खुश है। आपका प्लेनेट एफ्लिक्टेड है और क्या हो गया, वर्गोत्तम। एफ्लिक्टेड की क्या कंडीशन है, खराब ही रिजल्ट देगा। एफ्लिक्टेड प्लेनेट, वर्गोत्तम की क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग आपको खराब रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। मगर वो आपका प्लेनेट एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, तो फिर वो वर्गोत्तम बहुत बढ़िया है, क्योंकि बली हो गया, आपको अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में है। और वो बली हो जाता है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा वर्गोत्तम। बट इन 6, 8, 12, 6, 8, 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। आप वो रिजल्ट देखिए किनके देने वाला है वो, D1 से पता चल जाएगा आपको रिजल्ट।
वहां पे 6 से 12 में तो 6 से 12 के भी रिजल्ट देगा, मगर वो और भी भावों के देगा, क्योंकि जो एक प्लेनेट रिजल्ट देता है नवमांश में, वो जिस भाव में बैठा होता है उसके रिजल्ट देता है। वन ऑफ देम, 7-8 रिजल्ट है, उनमें से एक रिजल्ट है कि वो जिस भाव में बैठा है नवमांश में उसके भी रिजल्ट देगा। बाकी रिजल्ट तो मेनली D1 से मिलेंगे आपको, D1 से मिलेंगे, वो किन भावों का लॉर्ड है, कहाँ पर बैठा हुआ है, किस भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, किन भावों का कारक है, उन सभी के रिजल्ट देता है एक प्लेनेट अपनी दशा में D1 से। और D9 में जाकर आप जब देख रहे हो तो वो केवल एक ही मान लीजिए कि वो जिस भाव में बैठा हुआ है उसे हम ऐड करेंगे, बाकी रिजल्ट D1 के भावों से ही मिलेंगे उसके। एक स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। नीच का प्लेनेट अगर वर्गोत्तम है तो कोई बात नहीं, वो भी स्वयं राशि का हो गया, नीच भंग है वो, और इससे बड़ा कोई नीच भंग नहीं है, स्वयं राशि का बन गया ना वो। जी मैम कोई बात नहीं तो ऑलरेडी 100 स्टूडेंट हो रहे, कई वेट कर रहे होंगे। चलो एक मिनट में अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको शेयरिंग दिख रही है क्या? ये कोई बताइए, दिखी है क्या शेयरिंग? यस ओके, मोबाइल पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्लेनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ ए प्लेनेट बिकम्स एफ्लिक्टेड, कब पीड़ित होगा। तो मेरे से कहा था लास्ट क्लास में, जो मेरी कुंडली एनालिसिस रिसर्च के स्टूडेंट है उन्होंने कहा था जी बताइएगा, तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए है, बाकी सब लोगों के लिए भी है। तो इसमें क्या होता है, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी ए प्लेनेट इज एफ्लिक्टेड व्हेन इट्स नेचुरल एबिलिटी टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट इज हार्म्ड। उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट देने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम एफ्लिक्टेड माना जाता है। एफ्लिक्शन कैन अराइज फ्रॉम एस्पेक्ट, कंजंक्शंस, साइन प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट और अदर प्लैनेटरी कंडीशंस। तो इनमें ये सारे पैरामीटर होते हैं कि प्लैनेट कब एफ्लिक्टेड होगा, वो आपके उसके किसका एस्पेक्ट है, किसके साथ कंजक्टेड है, किस साइन में वो रखा हुआ है, किस हाउस के अंदर वो रखा हुआ है, और अदर प्लैनेटरी कंडीशन जैसे मैंने बताया था, कंबस्टन, प्लैनेटरी वॉर एटसेट्रा, ये सब एफ्लिक्शन के रीजन होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एफ्लिक्शन इज की टू एक्यूरेट चार्ट इंटरप्रिटेशन। तो आप यदि उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जनरल कॉजेज ऑफ एफ्लिक्शन, किस वजह से प्लेनेट एफ्लिक्ट होता है, तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं इन्हें आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इट इज कंजंक्शन विद द मेलिफिक प्लेनेट। कोई भी प्लेनेट यदि मेलिफिक के साथ कंजक्टेड है, इवन वो फंक्शनल या नेचुरल दोनों में से, वो जिन प्लेनेट से कंजक्टेड है वो फंक्शनल मेलिफिक है तभी भी एफ्लिक्टेड है, और नेचुरल मेलिफिक है तभी भी एफ्लिक्टेड है। मगर आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, आउटराइटली ये नहीं करना। एक प्लेनेट यदि फंक्शनल मेलिफिक है मगर वो नेचुरल बेनिफिक है तो उसको आप दोनों तरीके के पॉइंट दे दोगे, एफ्लिक्टेड तो मानोगे मगर उसको पूरी तरीके से एफ्लिक्टेड नहीं मानोगे। अब एक प्लेनेट आपका नेचुरल भी मेलिफिक है और फंक्शनल भी मेलिफिक है, देन इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से वो उसको खराब करने की कोशिश करेगा। मगर मिक्स यदि हो रहा है तो
आप उसको उसी तरीके से लेंगे कि सपोज एक फंक्शनल बेनिफिक उसके साथ आकर कंजक्ट हो गया, मगर उसकी नेचर नेचुरल मेलिफिक है, तो आप ये मान के करिए कि वो कुंडली के पर्टिकुलर कुंडली के लिए अच्छे रिजल्ट देगा, मगर अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, ऐसे मानकर चलेंगे। मतलब वो प्योर नहीं होगा, ना ही तो वो प्योर नेगेटिव होगा, ना ही वो प्योर पॉजिटिव होगा, तो उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीटली एफ्लिक्टेड नहीं मानकर चलोगे। केवल इस बेसिस पर कि सपोज मार्स कैंसर लगने की कुंडली में किसी भी प्लेनेट से एसोसिएट हो रहा है, कंजक्ट हो रहा है, तो उसको पूरी तरीके से आप पीड़ित नहीं मानकर चलोगे, मगर ये दिमाग में जरूर रखकर चलोगे कि मार्स इसके साथ कंजक्टेड है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। एस्पेक्ट फ्रॉम मेलिफिक प्लेनेट भी इसी तरीके से करेगा। प्लेसमेंट इन सर्टेन हाउसेस, कोई भी प्लेनेट छठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ गया, और यहां पर जो है ना एस्पेक्ट फ्रॉम मेलिफिक में ये आ गया 6, 8, 12th लॉर्ड, जो फंक्शनल मेलिफिक में कौन आ जाता है 6, 8, 12th लॉर्ड। इसके बाद प्लेनेट यदि छठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो वो पीड़ित ही है। मतलब ये मेरा अपना ही सूत्र है कि किसी भी व्यक्ति का यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में चला गया, वो जिंदगी भर उसके मन को शांति नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। आप जो मर्जी कर लो, चाहे आपको वो चाहे शिव जी के ऊपर दूध चढ़ा लो, मेडिटेशन कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको मेडिटेशन से भी शांति नहीं मिलेगी। आप जो करोगे आपको, और जिसकी लग्न 6, 8, 12 में चली गई, वो व्यक्ति आपका 90 साल का हो जाएगा, तभी भी वो सुबह शाम तक उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल खत्म नहीं हो सकती। स्ट्रगल का मतलब सक्सेस नहीं होता। जैसे आप बहुत सक्सेसफुल होते हो, मत समझिए कि स्ट्रगल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहने पड़ेंगे थ्रू आउट लाइफ। डेबिलिटेशन साइन में है तभी भी वो खराब है। कंबस्टन, टू क्लोज टू द सन, अब ये कंबक्शन में ध्यान रखना है, बहुत क्लोज हो तभी उसको एफ्लिक्टेड मानेंगे। इन जनरल यदि 8-10 डिग्री है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्लेनेटरी वॉर आपको देखना आना चाहिए, जो मैंने सिखाया था आपको, उससे अब जे हो रहा सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने बताया था प्लेनेटरी वॉर किस तरीके से देखना है। प्लेनेटरी वॉर में वो पीड़ित होता है, मगर सर्टेन सिग्निफिकेशंस होते हैं। एफ्लिक्शन इन डिविजनल चार्ट, नवांशा, एफ्लिक्शन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि वो आपका किन राशियों में होगा। मेलिफिक प्लेनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है यहाँ पर। नेचुरल मेलिफिक आपका सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, सन माइल्ड मेलिफिक है, वेनिंग मून, और आपका मरकरी कंडीशनल मेलिफिक होता है। जब मरकरी किसी भी मेलिफिक प्लेनेट के साथ है तो मेलिफिक होगा, अकेला बैठा है तो बेनिफिक है, और किसी बेनिफिक के साथ बैठा है तो भी बेनिफिक है। फंक्शनल मेलिफिक डिपेंड ऑन एसेंडेंट, आपको सबको पता होगा फंक्शनल मेलिफिक आपके असेंडेंट पर डिपेंड करते हैं। मे इंक्लूड बेनिफिक्स इन सर्टेन चार्ट्स, और जिसको नहीं पता है वो मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में चला जाए तो वहां पर ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शंस कैन कॉज एफ्लिक्शन, तो ये ध्यान रखना है कि इनका एस्पेक्ट और कंजंक्शन एफ्लिक्ट करेगा, चाहे वो नेचुरल हो या फंक्शनल हो। कंबक्शन है, ये कंबक्शन की डिग्री दी हुई है। व्हेन ए प्लैनेट इज टू क्लोज टू द सन इन डिग्रीज इट्स स्ट्रेंथ डिमिनिशेस। अप्रोक्सीमेट कंबक्शन, इनको ध्यान नहीं रखना है। अब ये मानकर चलिए वो पूरी तरीके से बर्बाद है यदि विद इन 3 डिग्री 20 मिनट तक है, और आपका इसके बाद जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी उसके कुछ एक सिग्निफिकेशंस सफ़र करेंगे, मगर पूरी तरीके से सफ़र नहीं करेंगे। कौन से सफ़र करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ कि वो जिस भाव का कारक है और उस भाव का में भी यदि वो सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में भी वो सूर्य के साथ जाकर बैठ गया तो उसके सिग्निफिकेशन सफ़र करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। प्लेनेटरी वॉर है, ग्रह युद्ध, अकर व्हेन 2 प्लेनेट एक्सेप्ट सन, राहु केतु में ग्रह युद्ध नहीं होता, आर विद इन 1 डिग्री ऑफ ईच अदर इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी है। लॉन्गिट्यूड के साथ साथ यहाँ पर लैटिट्यूड भी ध्यान रखना है। द प्लेनेट विद हायर लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड डिफीटेड एंड लूजेज स्ट्रेंथ, कैन वीकन डिग्निटी एंड आउटपुट, तो ये भी डिग्निटी को खराब करता है। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत जगह पड़ा होगा मार्स कभी नहीं हारता, वो कमांडर इन चीफ है, ये सब हियर से हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। मार्स भी हारेगा, सभी हारेंगे। हाउसेज एसोसिएटेड विद द एफ्लिक्शन, हाउस है जो एफ्लिक्शन क्रिएट करते हैं। 6th हाउस है, इट कॉजेज स्ट्रगल्स, एनिमीज एंड हेल्थ इश्यूज। कोई भी प्लेनेट यदि छठे भाव में चला गया तो मैंने कहा लग्न लॉर्ड 6, 8 12 में जाता है तो वो आपका लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मून भी जाएगा तो वो आपका लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 6th हाउस में इफेक्ट ऑन प्लेनेट होता है, कॉजेज स्ट्रगल, एनिमीज एंड हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। 8th हाउस में गया तो वो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। सडन इवेंट्स एंड इनस्टेबिलिटी और फियर मेनली क्रिएट करता है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ फियर। जिसको भी पैसे यदि नहीं मिल रहे हैं, यदि पैसे की उसको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप देख लीजिएगा उसका 8th लॉर्ड या 8th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, आप उस प्लेनेट को
देखिए आपकी कुंडली के अंदर उस प्लेनेट के अंदर प्रॉब्लम होगी आपको। यदि मनी से रिलेटेड फियर रहता है माइंड के अंदर, तो 8th हाउस के अंदर यदि बाई दी में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है आपका, तो वो प्लेनेट उसका कॉज है। क्योंकि 8th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो फियर क्रिएट करेगा, जहां जाकर बैठ जाएगा उस भाव से रिलेटेड फियर क्रिएट करेगा। जिस भाव को एस्पेक्ट कर लेगा उस भाव से रिलेटेड भी फियर क्रिएट करेगा। सपोज 8th लॉर्ड आपका 5वें भाव में चला गया, संतान से रिलेटेड आपके मन में हमेशा आशंकाएं या दुविधाएं बनी रहेंगी। लग्न में चला गया तो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चलती रहेंगी। 8th लॉर्ड जिस भाव को देख लेगा 8th लॉर्ड उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 12th है आपका, इट कॉजेज लॉसेस, आइसोलेशन एंड एक्सपेंसेस। डेबिलिटेशन आपको पता ही है, ईच प्लेनेट हैज ए साइन ऑफ डेबिलिटेशन वेयर इट फील्स वीकेस्ट। डेबिलिटेड प्लेनेट ऑफन कैन नॉट एक्सप्रेस देयर पॉजिटिव ट्रेट्स इफेक्टिवली। इफेक्ट कैन बी रिड्यूस बाई नीच भंग राजयोग। नीच भंग पे एक वर्ड बोल देता हूं मैं, नहीं तो एक बार राजयोग होता है, ठीक है। नीच भंग कोई राजयोग नहीं होता, विपरीत राजयोग भी कोई राजयोग नहीं होता। इनमें एक कंडीशन है, विपरीत राजयोग में तो एक कंडीशन है, आपकी लग्न स्ट्रांग नहीं होती तो विपरीत राजयोग कोई राजयोग नहीं है। वो कहीं नहीं लिखा मिलेगा, मगर ये आप मान लीजिए जो मैं बता रहा हूं कि विपरीत राजयोग तब तक राजयोग नहीं है जब तक आपकी लग्न बली नहीं है। नीच भंग राजयोग को केवल इतना भर मान लीजिए आप कि आपको सारी प्रॉब्लम दे देगा, अल्टीमेटली आपका काम खींच तान के हो जाएगा, बस इतना भर राजयोग है। जैसे आपका कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जेई मेंस का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सब उससे निकले होते हैं। आप इंतजार कर रहे हो कि बेटे का कंप्यूटर साइंस मिल जाए, नहीं मिलेगा। पहली लिस्ट में मैकेनिकल में एडमिशन कराओगे, दूसरी लिस्ट में कुछ मिलेगा, तीसरी में मिलेगा, एंड तक नहीं मिलेगा। इसके बाद आप स्पोर्ट राउंड में जाओगे, स्पोर्ट राउंड में जाके खींच तान के आपको बड़ा मुश्किल से एंड में जाकर आपका काम हो जाएगा। यही नीचभंग राजयोग है। इट्स नॉट ए प्योर राजयोग। जैसे राजयोग जो होते हैं जिनमें कि आपको क्लियर कट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है, वैसा है। नीच भंग को आप ये मान लीजिए नीच नहीं रहता, बस राजयोग टर्म इसके साथ सही नहीं लगाई हुई। ये राजयोग नहीं है किसी भी तरीके का। वो प्लेनेट नॉर्मल हो जाता है, नॉट लाइक ए नीच प्लेनेट। तो उसको क्या होता है, सपोर्ट मिल जाता है एक तरीके का, क्योंकि नीच भंग की कंडीशंस हैं। जैसे D1 में नीच का है और D9 में उच्च का हो गया, तो एक तरीके से वहां पर वो स्वराशि का हो गया, तो वो रिलेटिव टर्म्स में उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो रिलेटिव टर्म्स में उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है प्लेनेट को, और वो रिलेटिवली स्ट्रोंगर हो जाता है, प्योरली तो स्ट्रोंगर नहीं होता। तो इसलिए इसको राजयोग, जब भी हम किसी भी चीज को कैंसिलेशन करते हैं तो हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में राजयोग टर्म यूज कर लेते हैं। और जैसे ही राजयोग आता है हम सोचते हैं पता नहीं राजा बन जाएगा। जो चपरासी होता है वो भी राजयोग है पुराने जमाने में। राजा के पास जो भी काम कर रहा है वो उसको सरकारी नौकरी वाले को, जिसको हम सरकारी नौकर बोलते हैं आज के समय पर, वो सब राजयोग धारक हैं बेसिकली। तो राजयोग डिपेंड करता है आपका, उसकी एक्सटेंट डिपेंड करती है कि कौन प्लेनेट किस स्ट्रेंथ पे देगा, उस तरीके का राजयोग होगा। आपको गवर्नमेंट से या शासन से यदि किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है तो वो भी अपना अपने एक तरीके का राजयोग है। तो नीच भंग राजयोग की जो इंटेंसिटी है ऐसे राजयोग नहीं होती। इसको आप सिंपली ये मानकर चलें कि इट इज नॉट ए राजयोग, मगर ये अब में प्लेनेट रिलेटिवली नीच की जैसी उसकी स्थिति नहीं होती है। राहु एंड केतु एफ्लिक्शंस शेडोई प्लेनेट है। इनके बारे में जो मेरा मानना है, इनकी दशाओं में ये अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देते, बस नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देते हैं। तो ये आपके राहु केतु को कौन एफ्लिक्ट करेगा, कोई नहीं कर सकता। मगर एफ्लिक्टेड है तो खराब ही देंगे, और एफ्लिक्टेड नहीं है तो ठीक रिजल्ट देंगे। सीधा सा नियम है, ठीक है। राहु केतु आपके एफ्लिक्टेड हैं तो खराब ही रिजल्ट देंगे, और एफ्लिक्टेड नहीं है तो आपके ठीक रिजल्ट देंगे, ऐसा मानकर चलें। प्लेसमेंट के बेस पर भी इनके रिजल्ट देखे जाते हैं। अब देखिए प्लेसमेंट के बेस पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आपको। बृहद पारस और होरा शास्त्र के ही स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि हम जब सोचते हैं कि बृहद पारस और होरा शास्त्र तो भाई आग बंद के मान लेनी चाहिए, पारशर ऋषि ने लिखा हुआ है, तो उसमें तो आप हम क्या चेंज कर सकते हैं। देखो वो कहता है कि आपका 63 हाउसेज, उपच हाउसेज में मेलिफिक प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। गिल्लो उपच हाउसेज 3, 6, 10, 11 हो गया, तो राहु तो मेलिफिक प्लेनेट है, अच्छे ही रिजल्ट देगा। फिर वो वहीं कहता है कि ये जिस भाव में बढ़ते हैं उसके स्वामी की तरह हो जाते हैं। तो यदि केंद्र त्रिकोण में हो गए तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी की तरह हो गए।
तो राहु केतु के लिए तो खराब रिजल्ट बचे ही कुछ नहीं 8वें और 12वें भाव के अलावा। सभी भावों में इन्हें अच्छे रिजल्ट ही देने चाहिए फिर, क्योंकि त्रिसाढ़ वो आपके उपचा हाउसेज में मेलिफिक है 3, 6, 10, 11 में, तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। तो 3 और 6 आ गया और 11 आ गया और 10 भी आ गया। और इसके बाद इनको हम कहते हैं कि ये जिन भावों में होते हैं उनके भाव स्वामी की तरह हो जाते हैं। तो त्रिकोण में तो त्रिकोण के स्वामी हो गए, और केंद्र में तो केंद्र के स्वामी हो गए। तो आप केंद्र त्रिकोण के 6 भाव और आपके 3 भाव वो हो गए त्रिसाढ़ के। ये 9 भावों के रिजल्ट तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे ही देने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हमें ये मानकर चलना है कि राहु केतु आपका भावार्थ रत्नाकर कहती है कि अपने जो ये इनका डिस्पोजिटर होता है उसके भी रिजल्ट देते हैं। भावार्थ रत्नाकर ये कहती है इनके साथ जो प्लेनेट कंजक्टेड है उसके भी रिजल्ट देते हैं, जो प्लेनेट इन्हें देख रहे हैं उसके भी रिजल्ट देते हैं। ये भावार्थ रत्नाकर का कंसेप्ट है। राहु केतु गिव्स रिजल्ट ऑफ जिस भाव में बैठे हैं उसके डिस्पोजिटर के, मतलब उसकी लॉर्डशिप के दोनों भाव। दूसरा, इसके साथ जो भी कंजक्टेड है उसके भी रिजल्ट देंगे, तो उसके भी भाव आगे पूरे, और जो एस्पेक्ट कर रहा है उसके भी रिजल्ट देंगे। मगर जो इसका एक्चुअल है और जो मेरा मानना है वही मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो मानना है वो आप मान सकते हो कि अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देते हैं बस, और जिस भाव में बैठे हैं उसके। अब जो एस्पेक्ट कर रहा है और जो कंजक्ट कर रहा है वो तो सभी को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसे भी करेगा। एफ्लिक्शन देखेंगे हम। एफ्लिक्शन कैसे देखेंगे? यदि कोई बेनिफिक प्लेनेट इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये मान के चलिए एफ्लिक्टेड नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे। मेलिफिक कर रहा है तो आपके एफ्लिक्टेड है तो खराब रिजल्ट देंगे। वो ब्रेथ पर असर हो रहा है, का भी इंटरप्रिटेशन यही आता है निकला गया कि यदि एफ्लिक्टेड है, अब रहा बात स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर इनका प्लेसमेंट के बेस पे स्ट्रेंथ देखी जाती है बस, कि ये त्रिकोण में बैठे हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। इसलिए कहते हैं हम, सपोज 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और 5वें भाव के अंदर यदि वो केंद्र के स्वामी के साथ बैठ गए तो इसको हम राजयोग भी बोल देते हैं, केंद्र त्रिकोण। या ये आपके केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाए, त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो उसे हम यहाँ पर राजयोग मानते हैं। राजयोग क्यों बोल रहे हैं हम? राजयोग बोलने की नीड ही क्या है? आप कहेंगे वो अच्छा हो गया बस। जो कंजक्टेड है प्लेनेट, त्रिकोण का स्वामी आएगा तो त्रिकोण का स्वामी खराब तो नहीं होता ना, वो तो इसको इंप्रूव ही करेगा ना। इसको इंप्रूव कर दिया, एफ्लिक्शन खत्म हो गया। एफ्लिक्टेड नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देगा, और एफ्लिक्टेड है तो खराब रिजल्ट देगा। ऐसा आप इसको मानकर चलें। तो राहु केतु के केस में षडबल जैसा तो कुछ होता नहीं है। राहु केतु की कोई राशियां नहीं होती, कोई उच्च का नहीं होता, कोई नीच का नहीं होता। तो आप इसमें सिंपली ये देखेंगे कि राहु और केतु जब भी आपके एक तो नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देते हैं बस, और जिस भाव में बैठे हैं वो सोर्स होता है रिजल्ट का। ये मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं अपनी तरफ से। राहु केतु जिस भाव में बैठे होते हैं वो उसके रिजल्ट का सोर्स होगा, देगा नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट, बाकी किसी चीज के नहीं देगा। अब जब हम कहते हैं कि त्रिकोण में बैठकर वो केंद्र के स्वामी के साथ बैठकर राजयोग बनाता है, वो राजयोग और कुछ नहीं है, वो थोड़ा बेटर कंडीशन में हो गया तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। त्रिकोण में और केंद्र में बैठकर त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है तभी भी राजयोग हो गया। तो राजयोग क्या है? और अच्छी स्थिति में हो गया वो। तो अच्छी स्थिति में एफ्लिक्टेड नहीं है तो खराब रिजल्ट नहीं देगा बस। तो इतना भर हमें ध्यान रखना है। कौन सोर्स होगा रिजल्ट का? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पता होना चाहिए, सोर्स। क्या रिजल्ट मिलेंगे वो जब तक पता नहीं चलेगा, आपको सोर्स पता नहीं है। तो सोर्स होगा आपका जहां पर राहु या केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं वो सोर्स बन जाएगा रिजल्ट का। तो इस तरीके से हम राहु केतु को इंटरप्रेट करेंगे। रेमेडीज फॉर एफ्लिक्टेड प्लैनेट्स है, तो रेमेडीज काम करती है, जो बिलीव करता है वो कर सकता है। तो रेमेडीज होती है, जो भी आपको पता चल गया प्लैनेट एफ्लिक्टेड है तो मेरे कहे अनुसार वो खराब ही रिजल्ट देगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग थ्योरीज मिल जाएंगी आपको। तो मंत्रा चैंट करेंगे उसके हम। मंत्राज का मतलब ये होता है, मंत्रा बोलना, मंत्रा ऐसे ही कुछ करना इज नॉट मंत्र चैंटिंग। उसको आप फील करिए, महसूस करिए, और सबसे पहले कर्मों पे काम करिए। जिस इंसान को अपने कर्मों पर कंट्रोल नहीं है और जो ये मानता है कि मैंने जो भी कर्म किए हैं वो अच्छे किए हैं, उसे ही मंत्र पर काम करना चाहिए। यदि आपके कर्मों में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कर्मास हैं। फिर यहाँ पर कुछ लोग स्टोन, जेम स्टोन एडवाइस करते हैं, वो एक्सपर्ट एडवाइस से लें। यदि आप किसी प्रोफेशनल के पास चले जाएंगे तो वो आपको जरूर पहना ही देंगे।
चाहे आप पहनने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो जरूर पहना देंगे क्योंकि उन्होंने बेचना है, उनका कमीशन होता है, तो कमीशन खाने वाले आपको जरूर पहना देंगे। तो एक तो जो खुद स्टोन आपको बता रहा हो इससे ले लो उससे ले लो, और उससे कभी मत पहनो आप, वो आपको ज़बरदस्ती पहना ही देगा। चैरिटी एंड डोनेशंस रिलेटेड टू द प्लेनेट आप कर सकते हो। स्ट्रेंथनिंग वो है यंत्रास, तो यंत्रास यदि आपको कोई मिलता है बनाने वाला। अडॉप्टिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस टू बैलेंस प्लानिटरी एनर्जी, ये ठीक है सबसे। अब प्लानिटरी एनर्जी क्या होता है कि आपको पता है आपका मार्स एफ्लिक्टेड है, मार्स किस चीज़ का कारक है, उन चीज़ों पर काम करने लग जाओ। मरकरी एफ्लिक्टेड है, किस चीज़ का कारक है, उन पर काम करने लग जाओ। मून एफ्लिक्टेड है, किस चीज़ का कारक है, उस पर काम करने लग जाओ। उस पर काम करोगे तो आपको और कोई भी रेमेडी नहीं करनी पड़ेगी। कंक्लूजन्स है, एफ्लिक्शन रिड्यूसेस ए प्लैनेट्स एबिलिटी टू गिव फेवरेबल रिजल्ट। तो प्लैनेट एफ्लिक्टेड है तो उसकी फेवरेबल रिजल्ट देने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और मैं जो कहता हूँ एंड में ज़्यादा ब्रॉडली वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। कॉजेज मस्ट बी assessed in context of entire chart. Remedies and yoga can mitigate negative effects. That's all. अब देखिए डाउट तो मैं ज़्यादा लूँगा नहीं, क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो कई घंटों तक डाउट चलते रहेंगे। कोई एक दो आपके क्वेश्चंस हों तो आप ले लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। और टॉपिक के अंदर ही रहना जो मैंने कराया बस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एंडलेस होते हैं। एक क्या होता है देखिए, आप लोगों बहुत सारे लोग ग्रुप के ऊपर चार्ट लगा के डाउट भेजते हैं। मैं चार्ट लगा के किसी भी डाउट का कभी भी आंसर नहीं करता, इसलिए आप ये वेट मत करना, मैं आंसर करूँगा। आप शॉर्ट यदि कोई वैसे डाउट पूछ रहे हो तो मैं आंसर कर दूंगा, या आपने कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पर राहु बैठा है वहाँ पर वो बैठा है, वो मैं नहीं रीड करता, तो इसलिए उनके मैं आंसर नहीं कर पाता। संबाला क्या लिख रहे हो उधर? हाँ परवीन जी बताइए। सर नमस्कार। सर आपने जो है डेबिलेटेड प्लानट को डिग्निटी से बाहर किया था सर, और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सैन भी लिखा हुआ है। डेबिलेटेड को तो नीच का प्लानट है, आपने कहा था वो तो शटबल में आ जाएगा उसको, तो फिर आपने जब डिग्निटी का पॉइंट बताया इसमें लिखा हुआ है साइन भी लिखा हुआ है, साइन से तो कोई मतलब नहीं है, साइन तो शटबल में आ ही जाएगा सर। हाँ ठीक है, वो तो एक तरीके से डेबिलिटेड प्लेनेट का जो साइन गड़बड़ हो जाता है ना, एक तो एक उसको कंसीडर कर सकते हो, स्ट्रेंथ में तो आता ही है वो। नहीं तो मतलब एफ्लिक्शन में कम कंसीडर करके चले उसको। हाँ एफ्लिक्टेड है, जैसे एनिमी साइन भी एफ्लिक्टेड हो जाता है ना, तो एफ्लिक्शन में भी उसको कंसीडर करके चलो। स्ट्रेंथ का भी हिस्सा है डेबिलिटेशन, और वो आपका सपोज एफ्लिक्टेड जब हम देखे हुए तो हम ये देखें ना किस राशि में बैठा है, उससे भी तो एफ्लिक्ट होता है प्लेनेट। वो मतलब वही हो गया सर, अगर एनिमी है चाहे डेबिल तो उसकी कंडीशन हो गई सर, वो तो कि 3-4 जो है मूल त्रिकोण में है, किसमें है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा ना, तो दोनों चीजें मान के चले उसको। हाँ कंडीशन इज एफ्लिक्शन, तो वो राशि हम उसकी कंडीशन का हिस्सा होती है। एफ्लिक्शन का मतलब यदि वो नीच की राशि में या आपका 6-8-12 में बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो काइंड ऑफ एफ्लिक्टेड तो हो ही गया ना, कैपेबल तो नहीं है ना रिजल्ट देने में। जी सर। दूसरा सर ये जैसे 6-8-12 का जो लोड है हमारा 6-8-12 में चला गया, तो स्पोल तो वहां भी जाके करेगा, तो फिर इसको ठीक क्यों कहते हैं सर? वहां पे स्पोल तो वहां भी करेगा उसके, अगर 6-8-12 का लोड 6-8-12 में चला गया तो स्पोल तो खराब तो वहां भी जाके करेगा वो, तो फिर ठीक क्यों कहते हैं उसको? स्व राशि में आकर वो अपने ऐसे एफ्लिक्टेड नहीं माना जाएगा फिर वो। नहीं सब राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज 8 लोड 12th में चला गया सर, तो खराब तो वो भी करेगा वो। एक्सेप्शन है, विपरीत राजयोग है ना, दैट इज एक्सेप्शन। तो उसको राजयोग क्यों बोल रहे सर? जो मतलब खराब तो करेगा ही करेगा। नहीं ऐसा होता है ना, खराब आदमी को खराब काम दे दिया। 6 लॉर्ड कौन है बताओ? आपका एक वो कौन होते हैं बताओ? सलमान खान का बॉडीगार्ड देखा है कौन है? हाँ सर तेजा नाम है, शेरा नाम है सर, शेरा है। तो वो कैसा मतलब बॉडीगार्ड कौन होते हैं? हाँ मतलब मैचो पर्सनालिटी हो गई सर ना जी। मैं तो ये नहीं कहूँगा गुंडे होते हैं, मगर वो इसी टाइप के लोग होते हैं ना जी। अब उसको उसी टाइप का काम दे रखा है तो अच्छा है ना उसके लिए। तो 6-8-12 लॉर्ड यदि 6-8-12 में बैठे हुए हैं तो वो आपके एफ्लिक्टेड नहीं माने जाते। लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे ना सर, मेरा कहने का मतलब अपने भाव के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि पर उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे।
6/8 लॉर्ड 6/8 में, क्योंकि वो विपरीत राज्यों के स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, तो उन्हें हम रूल आउट नहीं करेंगे किसी को भी कि भाई कोई उनमें जो भी राजयोग बना रखे हैं। राजयोग बनाने का कहानी यही है कि आपके मेलिफिक प्लेनेट यदि उन्हीं मेलिफिक हाउसेज में आ रहे हैं तो वो वहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट देने की स्थिति में होते हैं, और कंडीशन ये है आपकी लग्न अच्छी है तो। ठीक है सर, थैंक यू। जी हितेश जी सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे सर आपने बताया कि 6, 8, 12 के जो लॉर्ड होते हैं जिस भाव के अंदर बैठेंगे उसको खराब करते हैं वो, और आपने ये भी पढ़ाया था कि जिस भाव के अंदर बैठा हुआ ग्रह होता है उसका 10-20% से ज्यादा इन्फ्लुएंस उस भाव के लिए नहीं होता, तो जो उस भाव का स्वामी होगा उसका भी तो इम्पैक्ट होगा ना सर। नहीं अगर भाव को खराब करने का मतलब वो मैंने ये पढ़ाया था, आप जो जहाँ की बात कर रहे हो कि एक प्लेनेट जब रिजल्ट देता है, ठीक है ना, तो 10-20% भी इन्फ्लुएंस हुआ तो भाव को तो खराब किया ही नहीं उसने। नहीं, पूरी तरह बर्बाद नहीं है, जैसा आपने कहा कि पूरी तरह बर्बाद कर देगा 8वें का स्वामी जैसे जहाँ वो बैठे। आपका 8th लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा मेलिफिक है, और बहुत ज्यादा मेलिफिक प्लेनेट है वो, यदि किसी पर्टिकुलर भाव के अंदर जाकर बैठ गया तो उस भाव को तो खराब तो कर ही दिया ना उसने, आपका एफ्लिक्ट कर दिया। अब खराब भाव हो गया तो एक भाव जब खराब हो जाता है तो उसके रिजल्ट वो जड़ होती है एक्चुअली, भाव इज द रूट। अब भाव आपका चाहे 20% भी खराब हो गया तो आपको रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो बाकी जो 80% रिजल्ट होंगे वो उसके भाव के स्वामी डिसाइड करेगा कि कैसे रहेंगे। 20% खराब होने का मतलब ये होता है कि आपने जैसे पर्सन उसको 80% रिजल्ट देगा, ये मैं नहीं करा, उस भाव को खराब करने का मतलब है कि कोई एक ठीक ठाक चीज है, आपकी कार का टायर पंचर कर दिया, कितने परसेंटेज खराबी हुई? 25% हो गया एक टायर अगर पंचर है तो। अब मगर वो कार किस काम की है? किसी काम के लिए। आपके पानी उसके अंदर नमक डल गया, खेत के अंदर सॉल्टी वाटर डाल दिया किसी ने, पानी तो सॉल्टी वाटर ही डाला है मगर उसके अंदर आप फसल पैदा नहीं कर सकते पूरी तरीके से, एक कमी आ गई ना, कमी जहाँ आ जाएगी तो फिर रिजल्ट मिलने में, भाव फल मिलने में दिक्कत क्रिएट होगी। ठीक है, दूसरा सर एक सवाल था कि जो भी आपने बताया कंबस्ट का, कि जुपिटर अगर बुध है वो सूर्य से सपोज एक डिग्री आगे निकल गया है, तो कंबस्ट तो है बट वो थोड़ा सा ठीक इंप्रूव हुई उसकी सिचुएशन, 1 डिग्री में तो कंबस्ट ही मानो उसको कंबस्ट। और अगर D24 के अंदर जो उसका एजुकेशन का है उसका कारक भी है बुध, वहां चला जाता है वो 6th हाउस के अंदर, तो खराब ही होगा सर दोनों जगहों पे, मतलब वहां सूर्य के साथ में नहीं है बट 6th हाउस के अंदर है, D1 में कंबस्ट है और D24 के अंदर 6th हाउस के अंदर चला गया है, तो एजुकेशन का खराब ही होगा। 6/8 में यदि D24 में जाता है तो खराबी है, खराब ही करेगा ना। ठीक सर, थैंक यू। यही सर। माधुरी मैम। हरे कृष्णा सर। सर आप कंबस्टन का बता रहे थे सर, जब कोई प्लैनेट सूर्य से पीछे रह जाता है सर, वो नहीं कंप्लीट हुआ था। अब वो पीछे रहेगा वो थोड़ा ज्यादा खराब होता है सर, वो तो ठीक है, अगर 3 नवांश पीछे है तब भी नहीं, तब तो उतना कंबस्ट भी नहीं है बहुत ज्यादा आपका, यदि एक का नवांश पीछे है तो ज्यादा खराब होता है, 3 नवांश तो अराउंड 10 डिग्री हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो सर वो मूव तो टुवर्ड्स सन कर ही रहा ना प्लैनेट। ठीक है, पर वो दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा है ना, तो सिग्निफिकेशन में लॉस उतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ सर, मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है, आपने बताया कि 6, 8, 12 में चंद्रमा हो तो चाहे वो कुछ भी कर ले उसका मन शांत नहीं रहेगा, तो सर ये अगर नवांश में वो चंद्रमा उच्च का हो जाए या अच्छा प्लेसमेंट हो? नहीं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, नवांश में कुछ भी हो। अच्छा, कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली बाल अरिष्ट योग है, उससे मेलिफिक देख रहा है तो और भी ज्यादा खराब है, ये इसको बाल अरिष्ट योग बोलते हैं। 6, 8, 12 में चंद्रमा हो तो क्या होगा, आजकल तो लोग बच जाते हैं, पहले तो कहते थे कि बचेगा ही मुश्किल, ठीक है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग होता था 6/12 में मून, और मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो आजकल सर उसकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। नहीं, मतलब आप ये मत कहो जो इसको की इम्प्रूवमेंट, उसके मतलब मेंटल पीस उसको मिलेगी नहीं पूरी तरीके से। सर मेरे पास 2-3 ऐसे चार्ट हैं, एक है जिनका 6th हाउस में मून है और 7th लॉर्ड होकर 6th हाउस में है सर, उनकी मैरिड लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं, और दूसरा चार्ट है जिनका 8th हाउस में मून है पर वो कैंसर साइन का है, बट सर वो पर्सन थोड़ा सेटिस्फाइड है अगर अपनी ही राशि में है, तो सर इससे बदल जाता है थोड़ा सा। ओके, उस पर्सन की लाइफ के अंदर सीक्रेट बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, जिसका 8th हाउस के अंदर मून है ना, 4th साइन के अंदर, हाँ जी, उसकी कोई सीक्रेट बात होंगी जो आपको नहीं पता होंगी।
पर सर वो इतना डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा, है ना, कंपैरेटिवली। हाँ ठीक है। वैसे मून 4 साइन में अच्छा नहीं होता। मून अपनी राशि में भी देखो ना ही तो उच्च का होता है ना ही मूल त्रिकोण होती है। चंद्रमा स्वराशि में उतना बेटर भी नहीं होता। पर हाँ स्वराशि में आप ये कह सकते हो 8th हाउस में वो स्वराशि का है, तो एक तो उसको 8th लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता, ठीक है ना। जब उसको 8th लॉर्ड होने का दोष भी नहीं है और वो अपनी राशि में है, इसलिए प्लेसमेंट भी उतना उसका खराब नहीं माना जाएगा, तो उसको इम्प्रूव्ड हालत मान लो आप उसके इसमें। सर एक क्वेश्चन ये, केतु में राहु और राहु में केतु की दशा का टाइम कैसे जाना चाहिए? क्योंकि सर आपने बताया था ना दशा वाली क्लास में कि, दशा की क्लास की थी ना। हाँ जी सर, तो आपने बताया था डिटेल राहु बता में। चुका हूं, उसी पे आप फोकस करो। सर आपने कहा था राहु में हम रिसीव करते हैं, केतु में हाँ तो दोनों ही काम जिससे करने पड़ेंगे ना आपको, आप रिसीव भी दोनों ही करोगे, चलेंगे। दोगे। अब ऐसा थोड़ी होता है एक पर्टिकुलर टाइम में आप अपने मम्मी के घर गए, मम्मी से आप दान दक्षिणा ले आए, आप घर आए ननद आ गई, उसको देना पड़ गया, हो गया ना दोनों चलेंगे, यस। हाँ जी। तो आप खुश होके आओगे भाई मम्मी ने ये दिया, और इसके बाद पता लगा ये तो बहन जी आ गई, बहन जी को देना पड़ गया, तो यू आर ए रिसीवर एज वेल एज ए गिवर, तो दोनों ही होंगे। या आपको सपोज आप किसी को इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो, एक पर्सन को तो आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, और हो सकता है आपको कोई दूसरा पर्सन इमोशनल सपोर्ट दे रहा हो। जी सर। ऐसा होता है। जैसे हम लोग क्या होता है मंदिर जा रहे हैं, तो वहां पर जो लोग जाते हैं वो कौन होते हैं जनरली, या हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो रिसीवर भी होते हैं और गिवर भी होते हैं। अधिकतर लोग, मतलब नॉट ऑल, पर अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ तो होती है बात जिसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, कुछ रीजन ढूंढ रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और एक जना दे रहा होता है, दूसरा ले रहा होता है, वो आगे किसी को बता रहा होता है, और इस तरीके से चलती है चेन। ओके सर, थैंक यू सर। डाउट तो मैं नहीं लूंगा, और माफ कीजिएगा ना, उसका रीजन क्या है कि आज मेरी वैसी कई सारी क्लासेस होती है, और 8 o'clock मैंने इसीलिए रखा था कि अभी मेरे को कुछ काम है, तो सब माफ कीजिएगा प्लीज। नमस्कार सर, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम रख लेंगे, थोड़ा लंबी होगी, ठीक है, वरना मैं बता देता हूं। गुड नाइट। नमस्कार सर। नमस्कार ओके सर। सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम।